जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओपन स्टडी परिवार में। सबसे पहले मैं कुछ बातें आप लोगों को बता दूं कि एसएससी एमटीएस के एग्जाम्स चल रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम हो चुके हैं। अभी आने वाले टाइम में एसएससी सीजीएल 2024 होगा, फिर मेंस से पहले ही सीईटी होने वाला है जहां तक उम्मीद है, और उससे भी पहले सीपी होगा। ठीक है, तो इन सभी एग्जाम्स या फिर इनके अलावा जितने भी एग्जाम्स और भी होते हैं, एसएससी के अलावा भी कई सारे एग्जाम्स होते हैं, डिफेंस एग्जाम, टीचिंग एग्जाम, उनमें ईडीएम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉमन होते हैं। तो ये क्लास एक तरीके से आप लोगों के लिए मास्टर क्लास है, और स्पेशली इसका जो फायदा उठा सकते हैं वो रिसेंट एग्जाम्स वाले, जैसे कि एमटीएस है या किसी का भी जो अभी एग्जाम होने वाला। ठीक है, क्लास की स्पेशलिटी ये है कि 100 ईडीएम्स आपको एक ही क्लास में मिलने वाले, वो भी एमसीक्यू। एमसीक्यू मतलब 4 ऑप्शन वाले, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑनलाइनर नहीं है। और इसमें भी 2020 में और 22 में, 20, 21, 22 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो रिसेंट एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन से बहुत लाजवाब। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन यहां पे मैंने रखा है। तो चलो शुरू करते हैं। सभी लोग सेशन को शेयर जरूर किया करो अपने दोस्तों के साथ। जो लोग नए हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस लेना चाहते हैं रेगुलर बेसिस, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। ये हमारा जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल है, जहां पे आपको इसकी प्रिंटेबल पीडीएफ भी मिल जाती है और सॉल्यूशन वाली भी। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताया करो कि सेशन आपको कैसा लगा, है ना। तो चलो शुरू कर लेते हैं अपनी कहानी। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिए, ये आपका जो एसएससी सीजीएल 2022 प्री एग्जाम में पूछा गया। अभी इससे जो 24 वाला एग्जाम होगा, तो 24 वाले में जितनी भी मैंने मास्टर क्लासेस कराई है, अगर उनको देख के चले जाते हो तो भी आपकी वोकैबुलरी कंप्लीट हो जाएगी। बहुत अच्छी अच्छी मास्टर क्लासेस करा रखी है मैंने, 20-30 क्लास भी देख लोगे तो आपकी वोकैब पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलो भाई शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, लाइक अ केक वॉक। यार सिंपल सी चीज है, आप अगर सेंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर निकालना चाहते हो तो इसका आंसर जो है तुरंत चूज करके बता दोगे। ठीक है, अब केक वॉक का मतलब है कि अगर मैं आपसे कहूं कि यार तुम्हें कुछ नहीं करना, कांटों पे नहीं चलना है, आपको केक पे चलना है, यानी कि जो खाने का केक होता है उस पे चलना है, तो उस पे चलना आसान होगा या टफ होगा, या कांटों पे चलना आसान होगा? तो मतलब ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए ऐसे ही मैं थोड़ा सा टाइम पास कर रहा हूं। टाइम पास करने का मतलब थोड़ा सा डिटेल में ऐसे समझा रहा हूं, बाकी बहुत स्पीड अप करते हुए क्लास को चलेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस भी नहीं है, इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। आपको डराने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, है ना, लेकिन असलियत एग्जाम की यही है कि अगर आप तैयारी अच्छे से करते हो ईमानदारी से, तो मॉडरेट लेवल की चीजें ही आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। बहुत ज्यादा हो हल्ला या टफ चीजें या फिर फालतू इंप्रेसिव चीजें कभी भी एग्जाम में नहीं आती हैं कि आपको इंप्रेस करने के लिए कुछ भी पढ़ा दो। ठीक है, अब ये भी एग्जाम में पूछा गया, इससे रिसेंट एग्जाम तो कोई हुआ नहीं, 2022 में पूछा गया, और क्या चाहिए आपको, है कि नहीं। तो इजी टास्क मतलब कोई भी ऐसा काम जिसमें कोई भी कठिनाई ना हो, उसको बोलते हैं लाइक अ केक वॉक। ऑल आइज का मतलब बताओ क्या होता है? आपको हर क्वेश्चन में लगभग 10 से 15 सेकंड का टाइम भी मिलेगा सोचने के लिए, आप उसका आंसर कर दीजिएगा बस। ठीक है, ऑल आइज का मतलब बताओ क्या हो सकता है? जिस व्यक्ति को सब लोग देख रहे होते हैं और वो भी अटेंटिवली, उस चीज को हम लोग बोलते हैं ऑल आइज। जैसे कि मान लो परफॉर्मर है और वो परफॉर्मेंस दे रहा है और दर्शक उसकी तरफ देख रहे हैं, उसको ऑल आइज कहते हैं, यानी कि वॉचिंग ईगरली आप कह सकते हो। ठीक है, किसी भी चीज को एक्साइटमेंट के साथ या उत्सुकता के साथ देखना, ये होता है क्या? ऑल आइज। मतलब सब लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, आप देखे क्या करेगा, अब ये क्या बताने वाला है। जैसे यूट्यूबर नहीं होते हैं, कुछ तो टीचर भी यूट्यूबर बन रहे हैं, वो ऐसा सस्पेंस क्रिएट कर देते हैं आपके थंबनेल पे कि देखो इसमें क्या बवाल होने वाला है, वो बवाल ढूंढ रहे हैं, उसमें बवाल मिल नहीं रहा है सारी चीजें वही। तो बवाल ढूंढने वाले, जो ईगरली हम किसी चीज को वॉच करते हैं, उसको बोलते हैं क्या? ऑल आइज। ठीक है, इन व्हील एंड वो का मतलब बताओ सोच के। व्हील एंड वो का मतलब क्या हो सकता है? क्या होता है व्हील एंड वो? सोच के बताओ। अगर आपको जीवन में कोई भी एक चीज मिल जाती, या तो अच्छी अच्छी या बुरी बुरी, तो आप कह सकते हैं कि आपका जीवन इंसान का नहीं, क्योंकि ना तो इंसान के जीवन में सिर्फ अच्छाइयां हैं ना बुराई। जिसके जीवन में दोनों कुछ होता है, यानी कि उनके जीवन में पैसा भी है, गरीबी है, दुख भी है, सुख भी है। अब दुख और सुख का मतलब यहां पे देखो दे रखा है, लेकिन आप इसको इससे कलेक्ट मत करो, क्योंकि यहां पे भी देखो दुख और दुख दे रखा है। हैप्पीनेस एंड गुड टाइम, इसमें दोनों चीजें रखी हैं। और डिस्पेयर और फेलियर, इसमें दोनों चीजें एक जैसी नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। व्हील मतलब अच्छा काम, वो मतलब बुरा। एक तरीके से आपके जीवन में कुछ अच्छाई भी हो रही है और बुरा भी हो रहा है, तो उसको बोलते हैं क्या? प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। देखो एडवर्सिटी होती है आपकी विपरीत परिस्थितियां, जिसमें आपके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है। और प्रॉस्पेरिटी होती है समृद्धि, जिसमें आपके पास सब कुछ है। तो ऐसा सिचुएशन जिसमें सब कुछ होता है आपके पास, दोनों चीजें होती है, उसको व्हील एंड वो कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर।
फोर्थ वाले में देखो ग्रीन हॉर्न, बिल्कुल 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 सिंपल है भाई, बिल्कुल सिंपल चीज। ग्रीन हॉर्न जानते हो क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी फील्ड में नया होता है। क्या होता है? नया होता है, ठीक है। ग्रीन हॉर्न, क्लेवर पर्सन, स्किल्ड पर्सन और इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। भाई एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी काम में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब उसको इस काम में एक्सपीरियंस ही नहीं है, नया नया आया है, नौसिखिया कह सकते हो हिंदी में चाहो तो। क्या कह सकते हैं इसको? नौसिखिया, ठीक है। तो सेकंड वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैग एंड बैगेज तो आप जानते हो यार, ये तो पता नहीं कब से पढ़ते आ रहे हो। विद बर्डन या विदाउट एनी एम, विदाउट हैप्पीनेस, विद ऑल ऑफ वंस पोजेशंस। वे सारी चीजें जो आपसे रिलेट करती हैं या फिर जो चीजें आपकी हैं, उन सारी चीजों के साथ बोलते हैं कि यहां से चले जाओ अपना बोरिया बिस्तर लेके। तो बोरिया बिस्तर लेके उसी को कहते हैं बोरिया बिस्तर समेत, मतलब बैग एंड बैगेज। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अभी तक हमने 5 क्वेश्चंस करे हैं और 5 क्वेश्चंस के बाद भी अभी लगभग 100 क्वेश्चन है, तो 95 क्वेश्चंस बचे हैं। अभी थोड़ा सा आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, उसके बाद हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग दिल्ली रह के पढ़ाई करना चाहते हैं तो ओपन स्टडी गुरुकुल चलता है दिल्ली में, गर्ल्स के लिए अलग और बॉयज के लिए अलग, ठीक है। तो गर्ल्स एंड बॉयज, और आप लोगों को अभी मैंने गर्ल्स का टूर भी कराया, गर्ल्स के हॉस्टल का, क्लासेस का, सबका, ठीक है, कहां पर लाइब्रेरी कैसे क्या सब कुछ। और गर्ल्स का भी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, बॉयज का फुल चल रहा है इस टाइम। हमारे पास 70 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ थी और 70 स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, फुल चल रहा है ना। और बॉयज का एक और गुरुकुल बन रहा है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा स्पेस रखा है उसमें। तो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जिसमें हॉस्टल, क्लासेस, लाइब्रेरी, खाना, वाईफाई, ये सब कुछ एक ही जगह आपको मिल जाता है। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके पास दे रखे हैं। अगर आप लोग लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, अगर घर पे बैठ के पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन कोर्स आपको मिल जाता है ओपन स्टडी एप्लीकेशन में बहुत ही कम प्राइस में, ठीक है। लाइफ टाइम वैलिडिटी, आप ये वाला ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव बैच है, रिकॉर्डेड चाहते हैं तो रिकॉर्डेड भी अवेलेबल, ठीक है। इंग्लिश का कंप्लीट बैच है ये। अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, आप बार बार पूछते हो सर इस वाली क्लास के लिए, इस वाले कोर्स के लिए अलग से मुझे क्लास करा दो, इसके लिए अलग से करा दो, तो सबके लिए अलग से नहीं कराया जाता, सबके लिए मैं कंप्लीट इंग्लिश पढ़ा सकता हूं फाउंडेशन बैच में। अगर आप अलग से किसी कोर्स के लिए पढ़ना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड बैच या लाइव बैच में फाउंडेशन बैच जरूर परचेज करें, ये इससे आपकी कंप्लीट इंग्लिश हो जाती है, ठीक है। और मैथ्स का बैच हमारे यहाँ चल रहा है, मोहित सर का इंग्लिश सॉरी मैथ्स का फाउंडेशन में, जिसका नाम है टॉपर्स बैच, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, डेमो वगैरह ले सकते हैं, डेमो क्लासेस में हो चुकी हैं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। चलो अब कोई ब्रेक नहीं है, फटाफट से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ही वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। देखो कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होता है, एक तरीके से दो तरीके से मैं इसका मीनिंग समझाऊंगा, ठीक है। वैसे तो कोल्ड ब्लड का मतलब होता है बुरी तरीके से, है ना, और एक होता है इसका मतलब जानबूझकर, ठीक है। इसका मतलब होता है जानबूझकर भी कहते हैं, ठीक है। जब आप किसी काम को जानबूझकर करते हैं, जैसे कि किसी का मर्डर कर दिया है ना, तो मर्डर एकदम बहुत ही षड्यंत्रता के साथ, मतलब षड्यंत्र रच के एक प्रॉपर एक कूटनीति के साथ उसका मर्डर किया गया, तो इसको कहते हैं डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का मतलब होता है आपको पता था, बहुत ही बुरी तरीके से एक प्लान करके तब उस व्यक्ति को जो है मारा है, तो उसको कहते हैं डेलिबरेटली। इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है डेलिबरेटली, ठीक है। अ स्केलेटन इन द कबर्ड, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, रिपीट हो चुका है पता नहीं कितनी बार। एक ऐसा कार्य जो आपने जीवन में करा है जिसकी वजह से आपको शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है, इसको कहते हैं अ स्केलेटन इन द कबर्ड, यानी कि एन एम्बैरेसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट। एक ऐसा फैक्ट जिसको आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, है ना, उसको आप सीक्रेट जो है रखना चाहते हैं। सीक्रेट रखना क्यों चाहते हैं? क्योंकि एक एम्बैरेसिंग फैक्ट है, बहुत ही शर्मनाक घटना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है फ्लाई इनटू अ पैशन। फ्लाई इनटू अ पैशन का आंसर बताओ क्या हो सकता है, बताओ। फ्लाई इनटू अ पैशन, जैसे मान लो कि आप कभी किसी से मजाक करते हो, कभी कभी किसी व्यक्ति से मजाक करते हो, तो उस टाइम पे उसको फर्क नहीं पड़ता, हंस रहा होता है, लेकिन कभी कभी अचानक से उसी मजाक को वो सीरियस लेकर के गुस्सा करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि यार मेरे से ऐसे मत कहा करो, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं, मतलब अचानक से तू अपने पैशन में आ गया, है ना। तो इसको बोलते हैं कि वैसे तो तुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अचानक से आप अपने पैशन में आ जाते हैं, यानी कि बिकम एंग्री सडनली। अचानक से जब आप किसी चीज को लेके गुस्सा हो जाते हो, गुस्से में आग बबूला हो जाते हो, उसको कहते हैं फ्लाई इनटू अ पैशन। ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। ब्रेक द आइस, देखो बहुत रिपीटेड और इतनी बार बोलते ना कि यार ब्रेक द आइस रिपीट नहीं होगा। हमने पिछले 1.5 साल से मैं आप लोगों को ऑनलाइन ओपन स्टडी में पढ़ा रहा हूं, 1.5 साल से 2 साल, लगभग 2 साल से मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ा चुका हूं। तब से मैं ये वाली बात बोल रहा हूं कि ये
मोस्ट फ्रीक्वेंट इडियम है, मोस्ट फ्रीक्वेंट इडियम है, हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। अब तो रिसेंट एग्जाम में पूछा गया 2022 में, देख लो। ब्रेक द आइस का हिंदी में मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। अब चुप्पी तोड़ने का मतलब क्या होता है कि जब आप 10-5 लोग इकट्ठे बैठे होते हैं, उनमें से कोई भी बात नहीं कर रहा होता है, जब एक व्यक्ति अचानक से बात करना स्टार्ट कर देता है काफी समय के बाद, उसको बोलते हैं चुप्पी तोड़ना। यानी कि मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील मोर कंफर्टेबल, फर्स्ट टाइम फील मोर डिटैच्ड नहीं, सैड नहीं, कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल नहीं, कंफर्टेबल। यानी कि कोई भी बात बोलना शुरू करना कि चलो ठीक है मैं ही बोल देता हूं, और इस बात से सब लोग अग्री कर जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा, ये किसी भी चीज की या मीटिंग की शुरुआत करना या बोलने की शुरुआत करना होता है ब्रेक द आइस। बीट अराउंड द बुश, वेरी सिंपल। कितनी बार रिपीट हो चुका है, सच बताना, कि जब आप मुद्दे की बात नहीं करते हो, जब आप इधर उधर की बात करते हो, मेन टॉपिक को आप अवॉइड कर रहे होते हैं, बाकी बातों पे चर्चा कर रहे हैं, मतलब जो मुद्दे की बात है उसको तो ला ही नहीं रहे। तो अवॉइडिंग द मेन टॉपिक और मेन पॉइंट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड बीट अराउंड द बुश या बीट अबाउट द बुश, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अगला बताएंगे, टू स्मेल अ रैट, इसका मतलब क्या होता है? संदिग्ध होना। भाई ये लर्निंग क्लास है मेरे बाबू। अगर आपको लगता है कि सर नहीं मुझे इसमें जो है थोड़ा सस्पेंस करके दिखाओ, थोड़ा हो हल्ला करके दिखाओ, वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ कंटेंट से भरी हुई क्लास है। मतलब कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें आप तक पहुंच जाए, वो भी सटीक और हाईली एग्जाम ओरिएंटेड। ये मेरा एम रहता है। मैं यही 100 क्वेश्चंस की क्लास 10 क्लास में करा सकता हूं, 10-10 करके आपको 10 क्लास में करा दूंगा, हल्ला करूंगा अलग कि ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कंटेंट है। और जितना टाइम वेस्ट होना चाहिए सिर्फ उतना ही टाइम रखना है, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, मतलब कंटेंट की बात है, सिर्फ कंटेंट पे होनी चाहिए। अब स्मेल अ रैट का मतलब होता है सस्पेक्ट होना, किसी भी चीज पे जब आपको डाउट होता है, टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट। यानी कि जब आप कोई काम करो, आपको लगता है यार मुझे तो इस पर डाउट है, ऐसा तो नहीं लग रहा है, मुझे लगता है ऐसा होने वाला है, तो इसको कहते हैं टू हैव अ रीजन टू सस्पेक्ट। जब आप किसी भी चीज पे डाउट कर रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं स्मेल अ रैट। क्लियर? चलो, फेयर एंड स्क्वायर का बताओ। एक बार चेक कर लूं भाई, वॉइस वगैरह सब क्लियर है कि, क्योंकि क्लास जो है ना रिकॉर्डेड है आपकी। चलो सब कुछ ठीक है, ऑल ओके। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब बता सकते हो क्या होता है? बहुत ही सिंपल, इजी और इंपॉर्टेंट। इजी और इंपॉर्टेंट, जब जैसे बोलते हैं यार ये बिल्कुल ये जो डील है ना वो फेयर एंड स्क्वायर है, हमारे तुम्हारे बीच की जो डील हुई है एकदम फेयर एंड स्क्वायर है। इसका मतलब है कि बहुत ही ईमानदारी से आपने इस डील को किया है, इस डील में कोई भी धोखाधड़ी नहीं है। तो ऑनेस्टली जब हम किसी काम को बड़ी ईमानदारी से करते हैं तो उसको कहते हैं फेयर एंड स्क्वायर, यानी कि ऑनेस्टली। एट एन आर्म्स लेंथ, वेरी सिंपल और वेरी इजी। बोलते हैं कि जब आप, मैं प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और जब भी आप ईडियम्स याद करो या पढ़ो तो प्रैक्टिकली पढ़ा करो, इसको रिलेट करके पढ़ा करो। अगर आप रटना चाहते हैं तो रट भी सकते हैं कि इसका आंसर एट अ डिस्टेंस होता है। याद करने के लिए प्रैक्टिकल मेथड अप्लाई करोगे तो बहुत मजा आएगा। प्रैक्टिकली कैसे पढ़ सकते हो? जैसे कि मैंने कहा, आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो आप परेड वाली लाइन में लगते थे सुबह सुबह प्रेयर की, तो वो बोलते एक हाथ का फासला लो, मतलब सभी लोग एक हाथ के फासले पे खड़े हो जाओ ऐसे करके, ऐसे करके। हम लोग ऐसे कर देते थे, हमें आइडिया नहीं था एक हाथ मतलब पूरा हाथ है हमारा, लेकिन एक हाथ वैसे ऐसे करके होता है। तो एक हाथ के फासले मतलब जो है एक प्रॉपर डिस्टेंस बनाओ अपने बीच में, है ना, दोनों के बीच में। तो एट एन आर्म्स, आर्म्स मतलब हाथ, आर्म्स लेंथ, आर्म की लेंथ मतलब हाथ की जो लेंथ है इतनी दूर पर खड़े होना, मतलब डिस्टेंस बना के रखना किसी चीज में। ऐसे करके आप प्रैक्टिकली याद भी कर सकते हो, रटना है तो रट भी सकते हो, आपकी मर्जी है क्या करना चाहते हो। तो एट एन आर्म्स लेंथ का मतलब हो जाएगा आपका एट अ डिस्टेंस, यानी कि एक दूरी पर होना या किसी चीज से थोड़ी सी दूरी बना के रखना। कट अ पुअर फिगर, वेरी 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 इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी फ्रीक्वेंट, सारे के सारे मोस्ट फ्रीक्वेंट है। ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है कि टफ से टफ चीजें कोई करा दे जरूरी नहीं है कि वो आपके काम की हो, कठिन से कठिन चीजें करा दे जरूरी नहीं है वो आपके काम की हो। 2022 में पूछे गए, इससे ज्यादा प्रूफ मुझे देने की जरूरत है नहीं है। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे कि जब भी किसी चीज का आप बहुत ही बेकार इंप्रेशन, इसमें तो लिख रखा है गुड इंप्रेशन, लेकिन बैड इंप्रेशन, जैसे आपने कोई काम किया, मान लो आपने किसी लड़की को प्रपोज किया और आपके दिल की जो भावनाएं बहुत ही थोड़ी सी फीलिंग्स आपकी डीप हैं, आप बहुत इज्जत करते हैं, बहुत दिल से चाहते हैं, बहुत ज्यादा चाहते हैं किसी व्यक्ति को, लेकिन जोश जोश में जाके चले गए, अपनी औकात से ज्यादा अच्छा इंसान पसंद कर लिया, एक तो उसको इंप्रेस करने चले गए और वो चीज उसको पसंद नहीं आई क्योंकि आपने थर्ड क्लास
तरीके से जो है उसको प्रपोज करा, तो आपने अपने प्रयास का बहुत ही गंदा प्रभाव छोड़ा है उस व्यक्ति पे, है ना। तो टू पुट अ बैड इंप्रेशन, यानी कि अपने प्रयास का बहुत ही बेकार प्रभाव छोड़ना किसी पे, इसको कहते हैं कट अ पुअर फिगर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। बियर द पाम बताओ, देखो ये भी रिपीटेड है। बियर द पाम, जब आप, बियर द पाम का मतलब होता है जब आप किसी भी काम में सफल हो जाते हो, जीत जाते हो, उसको कहते हैं बियर द पाम। यानी कि आपके चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि टू बी अ विनर। जब आपको विनर घोषित कर दिया जाता है, जब आपको जो है, जब आप जीत जाते हैं अपने किसी भी गेम में, मैच में, तो आपको बियर द पाम बोलना पड़ता है कि भैया ये बंदा जो है आई वॉन द पाम, ऐसे करके बोलते हैं कि मैं जीत गया, ऐसे करके। अगला है देखो, जस्ट ऐड अ बिट ऑफ चीज टू योर पास्ता एंड बॉब्स योर अंकल। बॉब्स योर अंकल का मतलब क्या हो सकता है बताओ सोच के। चार ऑप्शन आपके पास। इट बिकम्स इजीली एंड क्विकली अचीवेबल है, और इट कैन इट चेंजेस द अपीयरेंस, या इट रूइंस एवरीथिंग, या इट चेंजेस नथिंग। देखो यहाँ पे वो साफ साफ ऐसे बता भी रहा है, आप सेंटेंस पढ़ के भी थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। वो कह रहा है कि अगर आप थोड़ा सा चीज डाल देते हो अपने पास्ता में तो जल्दी पक जाएगा। अब जल्दी पक जाएगा मतलब जैसे बोलते हैं कि अगर आपने आलू में नमक डाल दिया तो जल्दी उबल जाएंगे। इसका मतलब है कि किसी भी चीज को अगर जल्दी हासिल करना चाहते हैं, वो भी आसान तरीके से, तो आप इसमें बॉब्स योर अंकल का मतलब हो जाएगा इट बिकम्स इजीली और क्विकली अचीवेबल। कोई भी ऐसी चीज जो इजीली और क्विकली अचीवेबल बन सकती है किसी चीज की वजह से, तो उसको कहता है बॉब्स योर अंकल। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएंगे फटाफट से। यहां पे लिखा हुआ है, अभी अभी जो पढ़ के आए वही चीज है, बीटिंग अबाउट द बुश। अभी अभी देखो पढ़ के आए, बस वहां पे जो था सिंगल ईडियम लिखा हुआ था, और यहां पे कॉन्टेक्चुअल ईडियम लिखा हुआ है, मतलब कॉन्टेक्स्ट के अंदर डाल रखा है। तो यहां पे आप लगाओगे ऑप्शन नंबर सी, स्पीकिंग इन अ कंफ्यूजिंग मैनर। ठीक है, क्योंकि यहां पे तो एक्यूजिंग अदर्स मतलब दूसरों पे आरोप लगाना, ये तो है नहीं। बीइंग एक्सेसिवली एग्रेसिव, बहुत ज्यादा गुस्से में होना, ये इसका आंसर है नहीं। ट्राइंग टू इन्वोक सिंपैथी, ये भी नहीं है। साफ साफ लिखा हुआ है कि जब आप कंफ्यूजिंग मैनर में बात करते हैं, यानी क्लियर बात नहीं करते, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रही। विदाउट गिविंग अ करेक्ट आंसर, एक करेक्ट आंसर नहीं दे पा रहे, तो उसको बोलते हैं क्या? बीटिंग अबाउट द बुश। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सारे के सारे एसएससी सीजल 2022 में पूछे गए क्वेश्चन से, सारी शिफ्ट में, अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओगे फटाफट से। I know she really wants the promotion but she really hit me below the hand। hit me below the hand का मतलब क्या होता है? अब इसमें जो क्वेश्चन है ना, वो ईडियम का मीनिंग नहीं पूछ रहा। याद रखना, यहां पे ईडियमेटिक मीनिंग नहीं पूछ रहा है, ये ईडियम नहीं है, ये ईडियम का मीनिंग नहीं पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि यहां पे जो अंडरलाइन वाला सेक्शन है, क्या ये सच में ईडियम है, और अगर नहीं है तो आपके पास चार ऑप्शन है कि कैसे इस ईडियम को करेक्टली बोला जाता है। ठीक है, इसका जो डिस्क्रिप्शन है, डायरेक्शन है, वो यहां पे नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको बोल के बता रहा हूं कि यहां पे जो लिखा हुआ ना, हिट मी बिलो द हैंड, ये कोई ईडियम नहीं होता। ये होता है हिट मी ब्रिक्स नहीं, हिट मी बिलो द बुक्स नहीं, हिट मी बिलो द बॉटल नहीं, हिट मी बिलो द बेल्ट होता है ईडियम। ये तो कोई ईडियम ही नहीं होते चारों में से। ठीक है, हाँ, हिट मी, I know she really wants the promotion, but she really hit me below the belt by telling the boss about my personal problems। यानी कि जब आप किसी को बुरी तरीके से जो है टॉर्चर करते हो, टॉर्चर करने का मतलब है कि आप उसको बिना बताए, जैसे आपने उसके बारे में बॉस को बता दिया है नहीं, यानी कि एक तरीके से पीछे से, एक तरीके से वार करना, आप कह सकते हो, किसी की चीजों पे वार करना, या किसी को एक तरीके से डिफीट करना, बोलते हैं ना, हिट करना एक तरीके से, कि यार मैंने इसकी दुखती नस पे जो है ना वार कर दिया, ऐसा कुछ इसका मीनिंग होता है। लेकिन एक्चुअल मीनिंग आपको जो एक्चुअल ईडियम जो होता है वो होता है हिट मी बिलो द बेल्ट। ठीक है, ये बॉटल, बॉक्स और ब्रेक्स और हैंड ये सब नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला बताओ क्वेश्चन नंबर 19। ही वॉज सेक्ड फ्रॉम हिज जॉब बिकॉज ऑफ अ ग्रेव एरर। ग्रेव एरर का मतलब क्या होता है? अब ये ग्रेव एरर जो है ना, ये आपका इडियोमेटिक मीनिंग है। ये जो है ना इडियोमेटिक मीनिंग है, समझे? ये कोई इडियम नहीं है। इडियम तो नीचे ऑप्शन में से चूज करना है। ये कह रहा है ग्रेव एरर किसको कहते हैं? क्या रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स ये मूसलाधार बारिश होती है, तो ये अलग इडियम है।
माइंडिंग वंस पीज एंड क्यूज, पिकिंग होल्स इन वंस कोट, या हिमालयन ब्लंडर। ये होता है हिमालयन ब्लंडर। इसका मीनिंग होता है हिमालयन ब्लंडर एक ऐसा इडियम होता है जिसका मतलब होता है एक बहुत बड़ी और सीरियस प्रॉब्लम या सीरियस गलती कह सकते हैं, ठीक है, गंभीर मिस्टेक या सीरियस मिस्टेक कह सकते हो, सीरियस मिस्टेक या बहुत बड़ी भूल कह सकते हो, एक ऐसी मिस्टेक जो बहुत बड़ी और गंभीर है, सीरियस है, होनी नहीं चाहिए थी, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव बीन अ वेजिटेरियन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये भी मीनिंग है, ये भी मीनिंग है। और आपने पढ़ा भी होगा डोंकीज ईयर्स, कितनी बार पढ़ा है डोंकीज ईयर। डोंकीज ईयर एक इडियम होता है जिसका मीनिंग होता है अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब काफी समय पहले, ठीक है, बहुत समय बाद, सॉरी बहुत समय बाद इसको बोलते हैं कि जब भी आप कोई काम करते हो तो बहुत समय के बाद, जैसे मुझे एक काम करते करते 10 साल हो गए तो आप बोल दोगे डोंकीज ईयर, 10 साल से इस काम को कर रहा है। इन हॉट वाटर्स भी बहुत सिंपल सा इडियम है, सबको पता होना चाहिए। हॉट वाटर्स का मतलब होता है कि जब आप कठिन परिस्थिति, अगर आपको गर्म पानी में डाल दोगे तो आपको कैसा फील होगा, बेकार फील होगा, वहीं पर ठंडे पानी में डाल दोगे मजा आएगा गर्मियों में। तो वही होता है हॉट वाटर में होना, मतलब परेशानी में होना। इन टू बी इन अ ट्रबल, टू बी इन ट्रबल सॉरी, परेशानी में होना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, यहां पे पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है। द अनाउंसमेंट ऑफ द न्यू टूरिज्म पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट हैज मेड सम पीपल एक्साइटेड और इंटरेस्टेड। तो यहां पे आपको क्या करना है, पुल आउट ऑल द स्टॉप्स, रन अराउंड इन सर्कल और चिकन एंड पल्स, रीच फॉर द मून, रीच फॉर द मून, सॉरी चिकन नहीं है, ये क्विकन है। अच्छा यहां पे ना ये अंडरलाइन नहीं किया, ये इतना अंडरलाइन है, ठीक है। गवर्नमेंट हैज मेड सम पीपल एक्साइटेड और इंटरेस्टेड, इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा। ये जो अंडरलाइन किया है मैंने, ये क्या है, ये मीनिंग है मीनिंग क्या है, एक्साइटेड और इंटरेस्टेड। अब ये जो एक्साइटेड और इंटरेस्टेड है ये किसका मीनिंग है, वो है क्विकन एंड पल्स का। क्विकन एंड पल्स का मतलब होता है कि जब कोई चीज और कोई पर्सन बहुत ज्यादा क्विकन होता है, क्विकन मतलब तेज होता है, और पल्स का मतलब भी होता है पल्सिव, रिपल्सिव, तीव्र, तेज, है ना। और वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, एक्साइटेड और इंटरेस्टेड। नेक्स्ट, ये भी बहुत बढ़िया है। लैटिन एंड ग्रीक, मैंने कहा कि भाई अगर आप उर्दू पढ़ लोगे तो मैं आपको 10 रुपए दूंगा। अब भाई उर्दू हर किसी को थोड़ा ना आती है, मैंने कहा ग्रीक की अगर मैं 4 लाइन बोलूंगा, अगर आप समझ गए तो आपके 10 करोड़ रुपए मेरे, या मेरे 10 करोड़ रुपए आपके। तो आपसे अगर ऐसे कोई बोलता है तो इसका मतलब क्या होता है कि लैटिन एंड ग्रीक, आप देखो हिंदी आ सकती है आपको या मैक्सिमम इंग्लिश आ सकती है ना, लेकिन ग्रीक और लैटिन ये तो आती नहीं है। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो समझ से परे होती है। इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब समझ से परे, समझ से परे जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये है आपका इनकॉम्प्रिहेंसिबल। नेक्स्ट, some people still feel that they have very little freedom to be innovative in their wow। यार ये इसको चेक कर लेता हूँ, इसमें कुछ हो सकता है, अंदर दवा हो शायद, हाँ इन देयर वर्क है, देख लो इन देयर वर्क। बता इसमें क्या लगाओगे, वेरी लिटिल, क्या लिखा हुआ, वेरी लिटिल फ्रीडम। अब वेरी लिटिल फ्रीडम का मतलब क्या होता है, अब देखो वेरी लिटिल फ्रीडम जो है वो ईडियम नहीं है, ये मीनिंग है। मतलब मीनिंग ऊपर दे रखा है और ईडियम नीचे दे रखा है। वेरी लिटिल फ्रीडम का मतलब एल्बो रूम, एल्बो रूम का मतलब होता है कि बस जरा सी, मतलब एक कॉर्नर होता है ना, उसको बोलते हैं। जैसे कि इस कमरे में जो कॉर्नर है छोटा सा, बस उतनी सी जगह है, आपको वहीं बैठना है, वहां से हिलना नहीं है। जैसे पुलिस वाले नहीं बिठा देते हैं जब आप पकड़े जाते हो किसी काम में, तो थाने के कोने में बिठा देते हैं, वहां पे बैठ रहे हैं, वहां से हिलना मत, ठीक है। तो एल्बो रूम का मतलब होता है जरा सी फ्रीडम, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, बस वहीं पे बैठ के सांसें ले सकते हो, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो एल्बो रूम होता है। अब बताओ ऑन द बॉल क्या, इसका इडियम ये भी बहुत सिंपल है। ऑन द बॉल का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी चीज को लेके बहुत ज्यादा अलर्ट रहते हो, क्या रहते हो, अलर्ट रहते हो, यानी कि टू बी अलर्ट या सतर्क रहना कह सकते हो, हिंदी में लिखना चाहो तो सतर्क रहना, ठीक है। क्लास का सीधा सा पर्पस एक ही रहता है कि आपको कैसे ना कैसे करके बहुत ही शानदार कंटेंट मिल जाए, बढ़िया वाला, और टाइम आपका कम खर्च हो कंपटीशन के दौर में। कंपटीशन आपके बीच में भी है और आपसे ज्यादा हमारे बीच में भी है, कि अगर मैं आपको कुछ भी चीज करा रहा हूं, लोग उससे चिढ़ जाते हैं,
और उसका विरोध भी करने लग जाते हैं। जब मैं आप लोगों को एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस 2023 के 22 के क्वेश्चन आंसर की सबसे पहले जो है आके डिस्कस करा देता हूं, और ये चीज लोगों को पचती नहीं, क्योंकि उनसे तो होता नहीं है। जिनसे होता है वो अच्छा काम करते हैं, जिनसे नहीं होता वो क्या करते हैं, फिर बातें करना शुरू कर देते, अरे इनसे कुछ नहीं होता, ये तो बस ये करते हैं, वो करते हैं, ठीक है। और तो यही चीज है, मेरा एक ही पर्पज रहता है कि आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। चलो यहां पे फिर से जो है आपका मीनिंग लिखा हुआ है, बताओ। व्हेन द वॉर ब्रेक्स आउट, ऑल द वॉर मॉन्गरिंग सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बिकम येलो वैलीज। येलो वैलीज एक इडियम होता है जिसका मीनिंग बता सकते हैं आप क्या होता है। येलो वैलीज का मतलब होता है कायर, ठीक है। हाँ, क्या होता है, कायर, यानी कि वे लोग जो कायर लोग होते हैं, कायर लोग, कायर व्यक्ति कह सकते हैं। येलो वैलीज, जब वॉर होता है और वॉर में जब हारने की बात होती है, हारने का जब समय आता है तो सब लोग क्या करते हैं, भाग जाते हैं, यानी कि उनको कावर्ड्स बोलते हैं, है ना। जो लोग कायर होते हैं उनको येलो वैलीज कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ 27। अ रोलिंग स्टोन गैदर नो वास। बिल्कुल सही बात है, एक तो समझदारी वाली बात है कि जो रोलिंग स्टोन है, मतलब जो बोलते हैं कि यार ये तो बिन पैंदी का लोटा है, बिन पैंदी मुहावरे ही तो है भाई, यानी कि एक ऐसा पत्थर है जो गोल है ना। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं घेरता, क्योंकि उसका जो तलवा होता है वो जरा सा होता है, ठीक है। यानी कि अ पर्सन हु सेटल्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, अ पर्सन डज नॉट सेटल एनीवेयर नहीं, अ पर्सन हु सेटल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, अ पर्सन हु डज नॉट सेटल इन वन प्लस। हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जो एक जगह, बोलते हैं यार ये तो लुढ़कना लोटा है। लुढ़कना लोटा मतलब एक ऐसा लोटा है, एक ऐसा बर्तन है जो ऐसे लुढ़कता रहता है, कभी इधर है मेरी तरफ तो कभी उधर की तरफ। ऐसे लोग भी होते हैं कि थोड़ी देर पहले आपकी साइड बोल रहे थे, थोड़ी देर बाद उसकी साइड बोलने लग गए, तो ऐसे लोग होते हैं ना रोलिंग स्टोन। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी सेटल नहीं होता एक जगह पर, है ना, बहुत समय तक नहीं रुक सकता, थोड़ी देर तक रुकेगा फिर दूसरी जगह चला जाएगा, फिर दूसरी जगह चला जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, डज नॉट गेन वेल्थ, नेम और फेम। और ऐसे लोगों को कभी भी कुछ नहीं मिल पाता जीवन में, ना तो ये कभी एक व्यक्ति का जो है पूरा भरोसा जीत पाते, ना पैसा कमा पाते, ना नाम कमा पाते, कुछ नहीं कर पाते ऐसे लोग, ठीक है। चलो, द यंग बॉय वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। या तो ये तो सिंपल सा है यार, बॉर्न विद सिल्वर स्पून इन हिज माउथ का मतलब होता है जब आप किसी एक बहुत ही पैसे वाले घर में जन्म लेते हो, बहुत ही लग्जरी घर में, एक रिच फैमिली में जन्म लेते हो, तो उसको बोलते हैं बॉर्न विद सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। बॉर्न टू रिचेज एंड लग्जरी। रिचेज का मतलब होता है धन दौलत, लग्जरी मतलब भी होता है विलासिता। अगर आप धन दौलत में पले बड़े हो, पैदा हुए हो, बहुत बड़े घराने में पैदा हो गए, उसको बोलते हैं चांदी की सम्मत साथ लेके आना। ये भी बहुत सिंपल है। गेस्चर ऑफ पीस का मतलब बता दो भैया, बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब देखो ये जो है ना, ये आपका एक ईडियम नहीं है, ये भी फिर मीनिंग हो जाएगा। ये क्या है, ये मीनिंग है, ये भी आपका मीनिंग है। यहां पे लिखा हुआ है द वर्ल्ड नीड्स अ ग्लोबल लीडर हु कैन होल्ड आउट अ गेस्चर ऑफ पीस। गेस्चर ऑफ पीस ये होता है मदर विट, हेल्सियन डेज तो खुशगवार दिन, ग्रास विडो है ना जिसका पति मर जाता है, और एन ऑलिव ब्रांच। ऑलिव ब्रांच होता है गेस्चर ऑफ पीस, दोनों ही मीनिंग है। ये गेस्चर ऑफ पीस जो है वो मीनिंग है, किसका मीनिंग है, एन ऑलिव ब्रांच, ऑलिव ब्रांच, ठीक है। इसका मतलब होता है गेस्चर ऑफ पीस, मतलब शांति बनाए रखना, है ना। आगे चलो, कॉक एंड बुल स्टोरी तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, फैक्चुअल स्टोरी नहीं, वाइल्डली एग्जैजरेटेड और फॉल्सिफाइड स्टोरी, या इंटरेस्टिंग स्टोरी, या सीक्रेटिव स्टोरी। देखो एक ऐसी स्टोरी होती है जो बहुत ही मनगढ़ंत कहानी होती है, मतलब मजा आता है, यानी कि रियल नहीं होती है, रियल नहीं होती बट मजा बहुत आता है। तो अब इसमें देखो इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन अगर फेक है तो ये हो सकता था, बट यहां लिखा हुआ है वाइल्डली एग्जैजरेटेड। एग्जैजरेटेड मतलब जरूरत से ज्यादा, यानी कि चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है, और फाल्सिफाइड यानी कि झूठी स्टोरी होती है। ऐसी कहानियों को हम कहते हैं मनगढ़ंत कहानी, यानी कि ऐसी कहानी जो अपनी तरफ से बना दी है। देखो कभी भैंस, बकरी, बिल्ली, बिल्ला ये कभी बोलते तो है नहीं, तो इनको ये बोल ही नहीं सकते, तो इनकी स्टोरी कहां से आ जाएगी। यानी कि वाइल्डली एग्जैजरेटेड और फाल्सिफाइड स्टोरी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। इन फुल स्विंग तो आप आराम से बता सकते हो, इन फुल स्विंग्स बोलते यार ये बंदा आज तो पूरे मूड में है, ही इज फुल स्विंग्स।
इसका मूड एकदम हाई है, हाईली एक्टिव, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव बंदा कोई होता है जिसका दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिवली चलता है, उसको कहते हैं इन फुल स्विंग्स। मैंने कहा आज मत बोलो इससे, या तो ये मूड में है, मूड में है मतलब इसका दिमाग बहुत तेजी से चल रहा है, ठीक है। द एमडी ऑफ द कंपनी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ये तो बहुत सिंपल है। अब मेरे लिए हो सकता है सिंपल हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके लिए भी सिंपल हो। एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि जब आप किसी भी चीज को सबके सामने रख देते हो, उजागर कर देते हो, एक रहस्य को, एक सीक्रेट को सबके सामने रखते हो, टू अलाउ अ सीक्रेट टू बी नोन, एक सीक्रेट को सबके सामने रखना ही क्या होता है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। आप अपने बैग में बिल्ली रख के ले जा रहे हो, किसी को पता ना चले, लेकिन थोड़ी देर बाद आपका मन किया कि चलो यार सबको बता देता हूं, तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब टू अलाउ अ सीक्रेट टू बी नोन, यूजुअली विदाउट इंटेंडिंग टू। लेकिन उस टाइम पे अचानक से आपका जो सीक्रेट है वो खुल जाता है, आपका मन नहीं था बताने का, लेकिन अपने आप पता चल जाती है, फिर आप कह रहे नहीं वो तो ऐसे ही लेके जा रहा था, ऐसे करके बोल देते ना, बहाने लगाते हैं। टेक समथिंग एट फेस वैल्यू, फेस वैल्यू तो आप जानते हैं क्या होता है कि जब चीज बाहरी तौर पर जो चीज दिखती है और वैसी चीज अंदर से नहीं निकलती है, ठीक है, तो बोलते कि यार आजकल तो ऐसा ही होता है। देखो यहां लिखा टेक समथिंग एट फेस वैल्यू। अगर कोई सुंदर लड़की शॉर्ट कपड़े पहन के बढ़िया से मेकअप करके निकल गई आपके सामने से, फिर आपके दिमाग में आता है कि यार बस यही है मेरी अर्धांगिनी और मैं इसी के साथ अपना जीवन गुजारना चाहूंगा। कुछ समय बाद उसकी असलियत कुछ और ही निकलती है, मतलब कुछ भी हो सकता है, ईटीसी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला है, तो आपने क्या करा, और ऐसा अक्सर होता भी है, चाहे वो गर्ल्स एंड बॉयज, आज का प्यार मोहब्बत जो चल रहा है वो ऐसा ही चल रहा है। अच्छा कोई भी सामने से लड़का लड़की निकल गया, देखेंगे यार वाह यही है बस, जो कुछ भी है मैं इसके लिए कुछ भी कर दूंगा। बाहर से आपने देख लिया, अंदर से नहीं देखा कि कौन कैसा है, इसका नेचर कैसा है, इसका फीडबैक क्या है और इसकी बैकग्राउंड, मतलब कुछ नहीं देखा आपने, सिर्फ उसकी फेस वैल्यू से आपने उसको डिसाइड कर लिया। Accept something as it looks without thinking about whether it might in fact not be quite what it appears। मतलब आपको ये चीज बिना सोचे समझे आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, सिर्फ देख करके ही, कि ये पूरी तरह से जैसी दिख रही है वैसी नहीं होगी, या होगी कि नहीं होगी। बहुत दोनों में सस्पेंस बना रखा है ना, वेदर लगा हुआ है, यानी कि ये वैसी हैवी है जैसी दिख रही है या नहीं, और आपने बिना देखे उसको एक्सेप्ट कर लिया। दैट इज कॉल्ड टेक समथिंग एट फेस वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, वेरी सिंपल वेरी इजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। जब पतझड़ के मौसम में पत्ते जो है पेड़ से झड़ जाते हैं तो उस पर नए पत्ते आते हैं कि नहीं आते हैं। तो जब नए पत्ते आते हैं तो वो पत्ते अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं, यानी कि किसी भी चीज की नई शुरुआत करना क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब फेयर वेदर फ्रेंड देख लो, ये आपके साथ अक्सर होता है कि एक ऐसा दोस्त होता है जब आपका समय अच्छा हो, आपके पास पैसे हो, तो लोग आपके साथ होते हैं। ये जीवन का अटल सत्य है कि जब आपका समय अच्छा होगा, जब आपके पास पैसा होगा, आपका समय बहुत बढ़िया चल रहा होगा, तब आपके बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं और उन दोस्तों को कहा जाता है अ फेयर वेदर फ्रेंड। आपका वेदर अगर अच्छा है तो आपके बहुत सारे दोस्त हैं। आपका जैसे ही वेदर खराब हुआ, आपके पास पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है, बेरोजगार हो, सब कुछ नहीं है, तो आपका कोई दोस्त नहीं होगा। ऐसे लोगों को सेल्फिश फ्रेंड्स कहा जाता है, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ, ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलो कडल वंस ब्रेन, देखो ये भी बहुत बढ़िया चीज है भाई। कडल वंस ब्रेन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप कुछ भी लेने गए,
या कुछ भी डील कर रहे हैं किसी के साथ, तो कुछ भी कर रहे हैं, जब किसी भी प्रॉब्लम पर्सन है किसी बिजनेस में अगर आप डील कर रहे हैं और आपको जरा सा डाउट होता है तो आप सोचते हो कि यार ये सही है कि गलत है, अगर ये ऐसा कह रहा है तो ऐसा होगा भी कि नहीं होगा, अगर ऐसा होगा तो ऐसा। तो इस सब चीज़ों को बोलते हैं अपने दिमाग को खंगोलना, दिमाग चलाना, अपने दिमाग को दौड़ाना, ये होता है थिंकिंग अबाउट अ डिबेट, नहीं थिंकिंग हार्ड, है ना। टू थिंक हार्ड होता है जब आप किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हो, उसको बोलते हैं कडल वंस ब्रेन। कडल का मतलब होता है झकझोरना, ठीक है। हाँ, ये भी बहुत सिंपल है। कम इन हांडी बहुत 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 बार पूछा गया, 2 बार पूछा गया, 2 बार तो ये 2022 में पूछा गया है, 2 बार तो 2022 में पूछा गया है, ठीक है। हाँ, बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। कम इन हांडी का मतलब बताओ क्या होता है। जब कोई चीज, यहाँ पे लिखा भी है दीज मेक कम इन हांडी, मतलब आई बॉट सम एक्स्ट्रा कॉपीज फ्रॉम द स्टेशनरी शॉप, मैंने स्टेशनरी शॉप से कुछ एक्स्ट्रा कॉपीज खरीद ली, है ना। आई बॉट सम एक्स्ट्रा कॉपीज फ्रॉम द स्टेशनरी शॉप, दीज मेक कम इन हांडी ड्यूरिंग एग्जाम, यानी कि एग्जाम के दौरान काम आ सकती है, यानी कि काम आने वाली कोई चीज होती है उसको बोलते हैं कम इन हांडी, यानी कि बी यूजफुल, कोई भी ऐसी चीज जो यूजफुल होती है उसको कहते हैं, ठीक है। अगला बताओ, प्लेट बाय ईयर का मतलब क्या हो सकता है। ये भी एक इडियम है, बहुत रिपीटेड पूछा गया, बताओ रिपीटेडली पूछा गया, सोचो इसका आंसर बताओ। प्ले इट बाय ईयर का मतलब होता है टू डू समथिंग विदाउट स्पेशल प्रेपरेशन, स्पेशल प्रेपरेशन, जैसे कि आपने किसी भी काम को बिना सोचे समझे ही स्टार्ट कर दिया, आपने उसकी कोई पहले से प्रेपरेशन नहीं करी, तो इसको कहते हैं प्ले इट बाय ईयर, यानी कि टू डू समथिंग विदाउट स्पेशल प्रेपरेशन, आपने उसके लिए कोई तैयारी नहीं करी है स्पेशल, ठीक है। ऑन क्लाउड 9 तो ये बहुत सिंपल है, ये 2017-18 से मैं पढ़ाते चला रहा हूं कि भैया रिपीटेड है, रिपीटेड है, रिपीटेड है। जब आपको कुछ भी मिल जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपका सिलेक्शन हो गया, आपकी नौकरी लग गई, आपके फाइनल मेरिट में नंबर आ गया, नाम आ गया, अब आपके जो भाव हैं वो 7वें आसमान पे, या आप खुद भी 7वें आसमान पर, इसको बोलते हैं कि यार ये तो बहुत खुश है। जब बंदा को बहुत ज्यादा खुश होता है वो तो 7वें आसमान पर होना, तो ऑन क्लाउड 9 होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Someone's heart is in the right place, इन द राइट प्लेस कह सकते हो, जब कोई चीज सही जगह पर होती है तो इसको आप क्या कहोगे। अंडरलाइन तो ये पूरा नहीं करना है आपको, बस करना है समवंस हर्ट या वंस हर्ट इज इन द राइट प्लेस, बोलते हैं कि यार मैं सही जगह पे हूं, मुझे बढ़िया आदमी मिला है ना, बहुत अच्छी सिमेट्री है मेरी उसके साथ। तो ऐसा व्यक्ति जिससे आपकी सिमेट्री बहुत अच्छी है, आपका दिल सही जगह लगा है, तो उसको बोलते हैं समवन इज गुड इवन इफ दिस समटाइम्स बिहेव इन अ रॉन्ग। जब जैसे अक्सर ऐसा होता है, जब आपकी रिलेशनशिप्स में ऐसा अक्सर होता है कि जब आप किसी अच्छे इंसान के साथ जुड़ जाते हो, आपका रिलेशन किसी बढ़िया इंसान के साथ जुड़ा है, तो उनके बीच में कभी कभी लड़ाई हो जाती है, दूसरे लोग उसको सजेस्ट करते हैं अरे यार कुछ नहीं, उसे छोड़ छाड़ दे, बकवास आदमी है, ऐसे लड़ता रहता। फिर आप क्या कहते हो कि अरे नहीं यार वो लड़ाई वड़ाई हमारा चलता रहता है, बाकी हम बहुत अच्छे हैं, है ना, सिमेट्री बहुत अच्छी है। तो उसको बोलते हैं कि भले ही हम दोनों में लड़ाई होती है या उनका बिहेवियर कभी कभी चेंज हो जाता है, लेकिन है बहुत अच्छे, तो उसको बोलते हैं क्या, समवंस हार्ट इज इन द राइट प्लेस, वो बंदा सही जगह पर है, ठीक है। अगला बताओ, इसका आंसर हो जाएगा डी। डाउन द ट्यूब्स का मतलब क्या होता है बताओ, है डाउन द ट्यूब्स का मतलब क्या होता है। मिंटिंग मनी, क्या पैसे छापना होता है। फेलिंग कंप्लीटली, बीइंग इनफॉर्मल, या फिर गोइंग टू स्विम, ये हो जाएगा फेलिंग कंप्लीटली, जब आप किसी भी काम में बहुत ही मतलब बुरी तरीके से हारते हो, बुरी तरीके से नहीं पूरी तरह से हारते हो, उसको बोलते हैं क्या, डाउन द ट्यूब्स। I begged him to reconsider my application but he put his foot down। ये बहुत अच्छा इडियम है भाई, ठीक है। पुट वंस फुट डाउन, पुट वंस फुट डाउन का मतलब क्या होता है, अपने पैर खींच लेना। पैर खींचने का मतलब क्या होता है, आपने अपने हाथ खींच लिए, पैर खींच लिए, इसको मतलब होता है कि आप अपने वादे से, अपने काम से पीछे हट गए, ठीक है। उसको कहते हैं रिफ्यूज टू यील्ड, यानी कि किसी भी चीज को स्वीकारने से या मानने से मना कर देना, इसको बोलते हैं रिफ्यूज टू यील्ड, यानी कि पुट वंस फुट डाउन, ठीक है, पैर अपने पीछे खींच लेना। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं फेयर वेदर फ्रेंड,
ये तो अभी अभी पढ़ के आए हैं। फेयर वेदर फ्रेंड भैया, जिसका समय अच्छा है उसके बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, और समय खराब आता है सारे बने हुए दोस्त भी चले जाते हैं। जब आपका समय अच्छा है तो बहुत सारे लोग होते हैं। अ पर्सन हुज फ्रेंडशिप कैन नॉट बी रेलिड ऑन इन टाइम्स, यानी कि सही समय पर। अच्छा ये तो होगा नहीं। अ पर्सन हु इज फ्रेंड्स विद योर ड्यूरिंग द नाइट, नहीं। अ पर्सन हु इज फ्रेंड्स विद यू एवरी डे, क्या है? अ पर्सन इज फ्रेंड्स विद यू इन डिफिकल्ट टाइम्स, नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। एवरी डे, ये भी नहीं होगा। नाइट में दोस्ती करेगा, ये भी नहीं होता। पर्सन हुज फ्रेंडशिप कैन नॉट बी रैलीड, रैलीड ऑन इन टाइम्स, मतलब जब आपको जरूरत है और तब वो व्यक्ति काम आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कैन नॉट लगा हुआ है। वह व्यक्ति जो जरूरत के समय आपके साथ खड़ा ना हो, अच्छे समय में आपके साथ है, उसको कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। अगला बताओ, 44 का आंसर बताएंगे जल्दी से। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट यूजेस द इडियम करेक्टली, यानी कि यहां पे एक इडियम है जिसको करेक्टली यूज किया गया है। जिस सेंटेंस के अंदर एक इडियम को करेक्टली यूज करा गया है वो सेंटेंस आपको चूज करना है। जैसे यहां पे लिखा है रानिता वॉज नॉट सेलेक्टेड फॉर द जॉब एज ही गॉट कोल्ड फीट। कोल्ड फीट होता है एक तो इडियम, वॉकिंग बेयर फुट एक ये होता है, ठीक है। ऑन अ ग्रास ग्रेव हिम कोल्ड फीट, कोल्ड फीट यहां पे भी लिखा हुआ है, कोल्ड फीट यहां पे भी लिखा हुआ है, कोल्ड फीट यहां पे भी लिखा है। तो अब देखो कोल्ड फीट का आपको मीनिंग पता होना चाहिए ना। ये लिखा हुआ रनिता वॉज नॉट सेलेक्टेड फॉर हिज जॉब एज सी गॉट कोल्ड फीट। देखो कोल्ड फीट का मतलब होता है किसी भी काम में कच्चा आदमी, यानी कि उसके जो परफेक्शन है या उसकी जो स्पेशलिटीज है वो जॉब के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट नहीं है। जैसे ग्रीन हॉर्न होता है, ग्रीन हॉर्न का मतलब इनएक्सपीरियंस्ड बंदा, यानी कि नॉलेज है बट एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे ही एक व्यक्ति वो होता है कोल्ड फीट, यानी कि ये इस पोस्ट के लिए, इस जॉब के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है ना, ये इस काम के लायक नहीं है, तो इसको बोलते हैं। तो पहले वाले सेंटेंस में करेक्ट आंसर यहां पे यूज करा गया है क्योंकि ये इस जॉब के लिए अप्रोप्रिएट नहीं, उसको सेलेक्ट ही नहीं किया गया, इसी वजह से नहीं किया क्योंकि वो कोल्ड फीट यानी कि उसको नॉलेज नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है उसके लायक। द न्यू इंटर्न इज अ ग्रीन हॉर्न, फिर से देखो अभी अभी पढ़ के आए ग्रीन हॉर्न, फिर से आ गया ग्रीन हॉर्न। अभी अभी बताया था इनएक्सपीरियंस्ड, यानी कि वह व्यक्ति जिसको अपने फील्ड में, अपने काम में जरा सा भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, उसको कहते हैं क्या? इनएक्सपीरियंस्ड, यानी कि ग्रीन हॉर्न। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। फेस द म्यूजिक भी बहुत सिंपल सी चीज है भाई। जब आप घर जाते हो, घर से पिताजी ने कुछ मंगाया कि जाओ दुकान से ले आओ चीनी 1 किलो, और चीनी लेने गए, रास्ते में चीनी फैला दी, पॉलिथीन फट गई। अब जब घर आके मम्मी डांटती है तो जो डांट फटकार आपको सुनाई देती है ना, उसी को फेस द म्यूजिक कहते हैं। यानी कि जो म्यूजिक आपके कानों में जा रहा है ना तड़कता भड़कता, उसको फेस करना, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, घर जाना ही है, चीनी है नहीं, तो मार तो पड़ेगी या नहीं पड़ेगी पता नहीं, लेकिन डांट जरूर पड़ेगी। तो एक्सेप्ट इग्नोरेंस टू एक्सेप्ट अनप्लीजेंट और अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज, ये सही है ना। कुछ भी गलत होने वाला है और उसको एक्सेप्ट करोगे ही करोगे, यही है ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। लूज योर मार्बल्स का मतलब क्या होता है बताओ? लूज योर मार्बल्स का मतलब होता है आपा खोना, आपा खोना, अपने आप पे भी आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है, आपा खोना इसको कहते हैं लूज योर मार्बल्स, यानी कि टू गो इंसेन, पागल हो जाना। इंसेन मतलब जानते हो ना, पागल हो जाना, यानी कि किसी भी चीज को लेके आप पागल हो जा रहे हो, गुस्से में आग बबूला हो गए, उसको बोलते हैं लॉस योर मार्बल्स। ही इज सिटिंग ऑन द फेंस, ये बहुत बार होता है लोगों के साथ, सिटिंग ऑन द फेंस। अब 3 दोस्त हैं, 2 में हो रही लड़ाई, अब तीसरा व्यक्ति क्या करे, वो दोनों का दोस्त है। अब जब वो बोलता है कि मैंने ऐसा बोला था, वो हाँ बोला तो था, फिर वो कहता अच्छा ऐसे ऐसे बोला था, वो कहता नहीं नहीं ऐसे नहीं बोला था, ये सही कह रहा है। मतलब वो बंदा बीच में, इसकी भी बजा रहा है उसकी बजा रहा है, उसको बोलते हैं फेंस। फेंस जानते हो, बीच का वार्ड होता है, उस पर बैठा हुआ है, कभी इधर तो कभी इधर, बॉर्डर पे होना, इसको बोलते हैं। तो ही कांट स्टॉप ट्राइंग या कांट डू एनीथिंग सीरियसली, कांट हाइड हिमसेल्फ और कांट टेक अ डिसीजन, वो डिसीजन नहीं ले सकता, बीच में अटका हुआ है, एक तरफ नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं हेजिटेटिंग कह सकते हो। टेक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट, ये भी बहुत बढ़िया जो है रिपीटेड है, मतलब है तो बहुत इंटरेस्टिंग सा, इजी कह सकते हो, बट एक ही बार रिपीट हुआ, मतलब एक ही बार सिंगल टाइम पूछा गया 2022 में। आंसर बताइए। द सेलर टेल्स ग्रेट टेल्स ऑफ एडवेंचर दैट यू शुड टेक विद अ ग्रेन सॉल्ट का मतलब होता है कल्पनिक, जो बोलते हैं ना किसी भी चीज को काल्पनिक लेना, मतलब बहुत ज्यादा सीरियस ना लेना कि हाँ चलो यार ठीक है।
इसको बोलते हैं नॉट टेक टू सीरियसली, मतलब किसी भी चीज को आपने बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया है, बस ऐसे ही सुन लिया है, ठीक है भाई, हाँ ओके ओके मान लेते हैं, उसको कहते हैं टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। अगला बताओ, टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है? टू एंड फ्रो ये फ्रेज है, ईडियम नहीं है, फ्रेज, इसका मीनिंग बता सकते हैं आप। देखो यहां लिखा हुआ है द एंशियस ड्यूक वॉज फाउंड स्ट्रोलिंग इन द गार्डन। अब गार्डन में एक ड्यूक है, डक मतलब बतख, बतख, अब वो क्या कर रही है, कभी इधर भटक रही है कभी इधर, मतलब आपने देखा होगा पर्सन भी, एक व्यक्ति भी कई बार जब परेशान होता है तो वो क्या करता है, इधर से उधर चक्कर काट रहा होता है, ठीक है, चक्कर काट रहा होता है क्योंकि वो परेशान है। तो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इसको बोलते हैं। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का मतलब ऐसे बालकनी में कोई बंदा इधर से उधर घूम रहा है, ठीक है, हाँ, तो उस व्यक्ति को आप क्या कहोगे? उस व्यक्ति को आप कहोगे टू एंड फ्रो, ठीक है भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अभी आपके 50 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, इसके बाद 50 और बाकी हैं, छोटा सा गैप, ठीक है। सभी लोग सेशन को शेयर कर दो फटाफट से और कमेंट करके अभी बताओ, क्योंकि आधी क्लास तो होगी, कमेंट करके बता सकते हो आराम से कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, ठीक है। और लाइक वगैरह कर देना, जो लोग नए सब्सक्राइब कर लेना। देखो अगर आप लोग दिल्ली रह के पढ़ाई करना चाहते हैं तो ओपन स्टडी गुरुकुल चलता है दिल्ली मुखर्जी नगर की लोकेलिटी में, संत नगर, जहां गर्ल्स का सेपरेट गुरुकुल है और बॉयज का सेपरेट है, ठीक है। तो अगर आप लोग दिल्ली रह के पढ़ाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको हॉस्टल, क्लासेस, लाइब्रेरी, खाना, वाईफाई, ये सारी चीज़ें एक जगह आपको मिल जाती हैं, अंडर गाइडेंस आपको पढ़ने का मौका मिलता है, एक प्रॉपर स्टडी रूटीन यहाँ पे फॉलो करवाया जाता है आपको। गर्ल्स का बहुत ही स्टैंडर्ड हमने जो है हॉस्टल बनाया, अभी मैंने कल आपको टूर भी कराया था, आप लोग वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। बॉयज़ का हमारा फुल चल रहा है, 70 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है, फुल चल रहा है इस टाइम पे। दूसरा गुरुकुल जो है हम लोग तलाश रहे हैं, उसमें स्टूडेंट्स को रखेंगे, तो आप लोग यहाँ पे जो है एडमिशन ले सकते हैं। आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं जानकारी के लिए। अगर आप लोग घर से पढ़ाई करना चाहते हो तो आप लोगों के पास जो है इंग्लिश का नया बैच चल रहा है, लाइव बैच अगर आप लेना चाहते हैं 13 ले सकते हैं। अगर यही इंग्लिश फाउंडेशन बैच किसी भी एग्जाम के लिए कंप्लीट इंग्लिश रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहते हैं तो रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है, ठीक है। और मैथ्स का नया बैच स्टार्ट हो गया है, मैथ्स भाई मोहित सर की क्लासेस आप लोगों की हो चुकी हैं, आप जाके डेमो क्लासेस देख सकते हैं। मिनिमम प्राइस कम से कम फीस में आप लोगों को जो है बैच मिल रहा है, ठीक है, और लाइफ टाइम वैलिडिटी है सभी बैचेस की। ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, आप कोई सा भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां पे लिखा हुआ है ईडियम नंबर 51, ठीक है, इसका जल्दी से आंसर करके बताएंगे फटाफट। एट हम्बल पाई का मतलब क्या होता है? सॉरी, ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई का मतलब क्या होता है? जब आप किसी से बहुत ही पोलाइटनेस के साथ माफी मांगते, आप कह सकते हैं, ठीक है, हाँ, अपोलोजाइज हम्बली, ऑप्शन नंबर ए। एक तरीके से याचना करना कह सकते हो, माफी मांगना कह सकते हो, ठीक है, इसको कहते हैं ईट हम्बल पाई का मतलब होता है अपने शब्दों को वापस लेना, यानी कि माफी मांगना। अपने शब्दों को वापस लेना यानी कि माफी मांगना, ठीक है, ये इसका मीनिंग हो जाता है, टू अपोलोजाइज हम्बली। नेक्स्ट, बाय लीप्स एंड बाउंस, बहुत ही जो है ये कह सकते हो, मतलब ये 1997 से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन तब से ये लीप्स एंड बाउंस। आप किसी भी नोवेल वगैरह में भी देखो तब भी मिल जाएगा, किसी भी एग्जाम में देखोगे, ये किसी भी एग्जाम में मिल जाएगा आपको, किसी में कम से कम 20 बार ही बोलूं तो 20 बार से भी ज्यादा रिपीट हो चुका होगा, 20, 30, 40 बार रिपीट हुआ होगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन इडियम्स हैं। जब आप दिन दूनी रात चौगनी बोलते ना कि तरक्की कर रहा है बंदा, है ना, मल्टीपल स्पीड में ग्रो करना, ये होता है स्विफ्टली मतलब होता है बहुत तेजी से, तीव्रता के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अगला बताइएगा भाई। नेक्स्ट है आपका रेड टेप। अब रेड टेप तो भाई एक ब्रांड भी है। अब ये इसका ब्रांड क्यों जो है नाम पड़ा है रेड टेप? बोलते हैं कि ये बंदा लाल फीता शाही है। लाल फीता शाही का मतलब है कि एक व्यक्ति जिसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है उसको रेड टेप कहते हैं। ऑफिशियल रूल्स एंड ब्यूरोक्रेसी दैट मेक इट डिफिकल्ट डू समथिंग, यानी कि एक ऐसे रूल्स जो ऑफिशियल हैं और जो किसी भी काम को करने में आड़े आते हैं, यानी कि जो भी काम होगा बहुत ज्यादा ऑफिशियली होगा। तो आप यहां पे लिख सकते हैं वेरी ऑफिशियली और फॉर्मली कह सकते हो, ठीक है, फॉर्मली कह सकते हो कि कोई भी काम जो होगा वो बहुत ही फॉर्मली होता है, ठीक है, फॉर्मली, तो उसको कहते हैं रेड टेप, यानी कि लाल फीताशाही। ऑफिशियल रूल्स एंड ब्यूरोक्रेसी दैट मेक इट टू डू समथिंग, किसी भी चीज की
जो है नीम जो होती है वो एक रूल्स होते हैं, यानी कि ऑफिशियल रूल्स होते हैं जिनसे कोई काम को अंजाम दिया जाता है, ठीक है। हाँ, तो वेरी फॉर्मली कह सकते हो। लेट अस नो व्हाट यू थिंक इन ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट भी समझते हो क्या होता है? ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है लिखित, लिखित रूप से। जैसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें लिखित रूप से जो है कंप्लेंट दर्ज कराऊंगा या कुछ भी, तो लिखित रूप में जो चीज होती है उसको बोलते हैं क्या? ब्लैक एंड व्हाइट। यानी कि इन राइटिंग, इन राइटिंग का मतलब होता है लिखित, या लिखित में बोलते हैं कि लिखित में मुझे दे दो तो मैं मान लूंगा इस बात को, ठीक है। स्टीर क्लियर ऑफ क्या होता है? इसका आंसर कौन बताएगा? स्टीर क्लियर ऑफ का मतलब क्या होता है? शो समवन हाउ टू डू अ जॉब और एक्टिविटी, या फिर बी वेरी इजी, या फिर अवॉइड समवन और समथिंग बिकॉज इट इज डेंजरस फॉर यू। अगर आप किसी भी चीज को अवॉइड कर रहे थे जो आपके लिए नुकसानदायक है, उसी को कहते हैं स्टीर क्लियर ऑफ, यानी कि इस चीज से दूर रहें। बोलते हैं खतरे से सावधान, है ना, क्योंकि यहां पे जो है 1100 वोल्टेज का जो है करंट चल रहा है, तो वहां पे लिखा होता है स्टीर क्लियर ऑफ, है ना। अवॉइड समवन और समथिंग बिकॉज इट इज डेंजरस फॉर यू, यानी कि किसी भी चीज को या किसी पर्सन को अवॉइड करना क्योंकि उससे आपको नुकसान हो सकता है। होल्ड वाटर का मतलब बताइए भैया। कोल्ड वाटर तो आपने सुना ही होगा। अब एक होल्ड वाटर है, ठीक है। डायलेटेड आर्ग्यूमेंट या अपियर टू बी ऑफ नो वैल्यू, स्टॉप एम्फसाइजिंग अ पॉइंट, या फिर अपियर टू बी वैलिड और रीजनेबल। हाँ, जब कोई चीज तार्किक लगती है या फिर रीजनेबल लगती है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो भी चीज वैलिड या फिर असली लग रही है कि हाँ चलो ये चीज हो सकती है, उसको कहते हैं होल्ड वाटर, ठीक है। हाँ, अपियर टू बी वैलिड और रीजनेबल, कोई भी चीज अगर आपको तार्किक लगती है तो उसको कह सकते हैं। अगला बताओ। माई मदर सेड मेक कंसिस्टेंट प्रोग्रेस फॉर सक्सेस। ये मीनिंग लिखा हुआ है, ये इडियम नहीं है, ये उल्टा है। यानी कि अगर आपको या तो इडियम देगा ऊपर नीचे 4 मीनिंग देगा, या फिर नीचे 4 इडियम दे देगा, ऊपर उसका मीनिंग लिख देगा। तो यहां पे वो कह रहा है ये वाला जो मीनिंग लिखा है, इडियम नहीं पूछा, ये मीनिंग लिख रखा है, इसका इडियम बताओ कौन सा है। अब ये कह रहा है कि देखो, बोलते हैं कि यार कछुए की चाल चलो लेकिन चलते रहो, धीरे चलो लेकिन चलते रहो, रुको मत, आखिरकार आप जीत जाओगे। तो वही होता है स्लो एंड स्टेडी, मेक अ हैबिट इन अ आउटकम्स, या फिर डूज एंड डजंट। नहीं, डूज एंड डोंट्स नहीं, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, आपने एक कहावत भी सुनी होगी। तो यही होता है मेक कंसिस्टेंट प्रोग्रेस फॉर सक्सेस, सक्सेस के लिए कंसिस्टेंट प्रोग्रेस करते रहते हैं, उसको बोलते हैं स्लो एंड स्टेडी। इन्स एंड आउट्स बहुत बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया है, ठीक है। इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या होता है? जब भी किसी चीज के बारे में आपको कंप्लीट ब्यौरा देना होता है, विवरण देना होता है, कंप्लीट डिटेल देना होता है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं, एलैबोरेटेड थ्योरीज नहीं, प्रायर कंडीशंस नहीं, स्टर्न, हाँ, प्रायर कंडीशन, स्टर्न रेगुलेशंस, एलैबोरेटेड थ्योरी नहीं, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, और कोई है नहीं डिटेल्ड, या डिटेल्स, कंप्लीट डिटेल लिखा होता तो वो सही आंसर होता, लेकिन इसमें डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन लिखा है तो यही आंसर है। थ्योरीज, कंडीशंस, रेगुलेशंस ये नहीं है। हाँ, डिस्क्रिप्शन सही है, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, किसी भी चीज के बारे में जो डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया जाता है उसको कहते हैं, ठीक है, कंप्लीट विवरण। वेंट पियर शेप्ड का मतलब क्या हो सकता है? जवाब दे सकते हैं आप इसका, है I must tell you that it all went pear-shaped after you left the meeting in the middle। जब आप बीच में ही मीटिंग को छोड़ के चले गए तो पता है क्या हुआ था? बड़ी मुश्किल से मैंने उस मीटिंग को संभाला था, बहुत बड़ा वाखेड़ा खड़ा हो गया था। इसका मतलब है कि मामला ज्यादा बिगड़ जाना, इसी को कहते हैं वेंट पियर-शेप्ड, यानी कि वेंट टेरिबली रॉन्ग। बोलते हैं कि जब आप बीच में कुछ बोल जाते हैं पिताजी के सामने तो कुछ मामला गंभीर हो जाता है ना। अचानक से किसी गलत इंसान का फोन आ जाए किसी ऐसी मीटिंग में तो उसको बोलते हैं वेंट टेरिबली रॉन्ग, मतलब बहुत बुरी तरीके से मामला गंभीर हो जाना, ठीक है। यहां पे इसका अंडरलाइन नहीं किया गया है लेकिन देख लेते हैं। देखो, ये पूरा का पूरा एक मीनिंग है, सेंटेंस लिखा है, इसमें मीनिंग छिपा होगा किसी एक ईडियम का। ये चारों के चारों यहाँ पे ईडियम्स लिखे हुए हैं। अब आपको इस पूरे सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट में से आपको वो मीनिंग ढूंढना है जो इसमें से किसी पर्टिकुलर एक ईडियम का हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अ विलेज फेयर इज अ प्लेस दैट कंटेन्स मैनी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ये है आपका, ये अंडरलाइन करना भूल गया तो आप यहां से यहां तक अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स ईगरली वेट फॉर दिस मैनी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि बहुत सारे इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स आपको मेले में, तो गांव का मेला जो होता है उसमें तरह तरह की दुकानें लगती हैं, आप जो भी चाहोगे
वहां पे मिल जाएगा। हर तरह की दुकान लगती है, हर तरह की, और इंटरेस्टिंग शॉप्स होती है, मतलब जो चाहो वहां पे मिल जाएगा। यानी कि एक ऐसी जगह जहां सब कुछ है जो आपको चाहिए, इसको बोलते हैं अलादीन की का चिराग, बोलते हैं कि घिसो तो कुछ भी निकल आता है, वो वाली चीज है ना। तो यहाँ पे इडियोमेटिक तरीके से यूज करा जाता है। अलादीन्स केव का मतलब होता है ऐसी चीज जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, वो भी वेरियस, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना रिलेट करके पढ़ोगे उतना जल्दी आपको चीजें समझ में आएंगी। अभी तक आपको मैंने 60 इडियम्स जो कराए हैं वो एसएससी सीजीएल 2022 के हैं सारे के सारे, क्योंकि हमारे लगभग 57 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो 60 क्वेश्चंस आपके बनते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे करा दिए। अब हम बात करते हैं सीजीएल 2021, मतलब थोड़ा सा एक कदम पीछे चलते हैं, ठीक है, एक कदम पीछे चलते हैं, मतलब 2021 के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यानी कि 61वां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसका आंसर बताओ। बी हार्ड अप का मतलब क्या होता है, बताओ। हाँ, बी हार्ड अप मतलब क्या होता है? जब आप तंगी से गुजर रहे होते हैं उसको बोलते हैं बी हार्ड अप। बोलते हैं कि यार इस टाइम पे मत बोल, बहुत परेशान हो, घिसा हुआ बैठा हो, यानी कि हैव वेरी लिटिल मनी, पैसा है ही नहीं है, इतना पैसा है कि 4 रुपए है, 10 रुपए का खाना आएगा, 6 रुपए और चाहिए, पैसा तो है बट वो किसी मतलब का नहीं है। यानी कि बी हार्ड अप का मतलब होता है तंगी में होना या हाथ तंग होना, हैव वेरी लिटिल मनी। ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। इन द सेम ब्रीथ का मतलब क्या होता है? बताओ। इन द सेम ब्रीथ, देखो, ट्राई एंड होल्ड योर ब्रीथ है, सांसें थाम लेना नहीं, ऐसा नहीं होता। से टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम, यही होता है। इन द सेम ब्रीथ का मतलब होता है एक ही समय पर आप दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजों को बोल दे। जैसे एक आपके सामने दोस्त खड़ा, एक आप खड़े, आप दोनों एक ही चीज को एक ही समय पर बोल देते हो। दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें एक साथ एक ही समय में बोली जाती है, उसको बोलते हैं इन द सेम ब्रीथ। यानी कि आप भी वही चीज बोलना चाह रहे थे और वो भी वही चीज बोलना चाह रहा था, ठीक है। तो से टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम इज कॉल्ड इन द सेम ब्रीथ। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर होगा। केक वॉक ही हम रिपीट कर चुके, देखो 22 में भी आ चुका है, 21 में भी आ चुका है। दैट इज वेरी इजी टू डू और कंप्लीट इज कॉल्ड केक वॉक। सिंपली आप किसी भी चीज को आसानी से कर सकते हैं। केक वॉक भाई, अगर आप फूलों की सेज पर चलवाएंगे आपको तो आराम से चल लोगे, उसमें क्या ही भेद है, समथिंग वेरी इजी। रैंक एंड फाइल का मतलब बताओ, इसका आंसर क्या हो सकता है? रैंक एंड फाइल, यहां पे अंडरलाइन वाला जो पार्ट है वो आपका ईडियम है। रैंक एंड फाइल का मतलब क्या होता है बताओ? ऑर्डिनरी पीपल, डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स, ओनली द टॉप रैंक पीपल, या फिर ऑफिसर्स। वेरी सिंपल, यहाँ पे डॉक्यूमेंट देखो, ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मिलती जुलती से नजर आती है। यहाँ पे फाइल लिखा है तो यहाँ पे भी फाइल लिख दिया, ये तो हो ही नहीं सकता। जो चीजें वेरी सिमिलर दिखती है ना ईडियम्स में, वो ज्यादातर नहीं होती है। 95% तक वो आंसर होगा ही नहीं। डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स नहीं होगा, ओनली द टॉप रैंक पीपल ये नहीं होगा, ऑफिस ऑर्डिनरी पीपल होते हैं। रैंक एंड फाइल का मतलब होता है सामान्य व्यक्ति, यानी कि साधारण लोग। अ लॉन्ग शॉट का मतलब क्या हो सकता है बताओ? अ करेक्ट प्रिडिक्शन, या परफेक्ट एम, या वेरी प्रॉफिटेबल, या लिटिल चांस ऑफ सक्सेस। लॉन्ग शॉट का मतलब होता है लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, यानी कि बोलते कि यार ये बंदा तो वहां है, 1600 मीटर की दौड़ में मान लो 500 लोग दौड़ रहे हैं और 500 लोग एक सबसे पीछे है, मतलब वो कितना भी तेज दौड़ेगा तो भी आगे नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब अभी तो बहुत दूर है, यानी कि इसके चांसेस कम है। बोलते हैं कि यार इसका तो बेसिक बहुत खराब है, इसको तो अभी सालों लग जाएंगे तैयार होने में। लॉन्ग शॉट मतलब कहने का यही है कि इसको अभी सफलता पाने में समय लगेगा। आई एम वर्किंग ऑन टू मैनी प्रोजेक्ट्स, आई थिंक आई हैव बाइटन ऑफ मोर देन। ये तो बहुत सिंपल है। जैसे कि मान लो आप इतना खा सकते हो और आपको इतना खिला दिया जाए तो खा पाओगे? नहीं खा सकते। यानी कि आपकी जिम्मेदारी और एबिलिटी, अपनी औकात से ज्यादा जब कोई बड़ा टास्क दे देता है उसको कहते हैं क्या? बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। जितना चबा सकते हो उससे ज्यादा बड़ा अगर आपके मुंह में लगा देंगे कौर तो फिर वो आप नहीं खा पाओगे। नॉट एबल टू फिनिश वर्क, टू टेक वन मोर देन वन कैन हैंडल, टू टेक ऑन मोर देन वन कैन हैंडल, और टू बी हैप्पी नहीं, ये नहीं होगा। फाइंड वर्क ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। मतलब जरूरत से ज्यादा चीजें जो आप कैपेबल नहीं हो उससे ज्यादा बड़ा टास्क दे देते हैं तो उसको बोलते हैं ना। टेक इनटू अकाउंट का मतलब क्या हो सकता है बताइए?
इट इज गुड टू टेक इन टू अकाउंट ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो तो उसके जो फैक्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे से कंसिडर करना चाहिए, उन पर विचार करना चाहिए। तभी तो कह रहा है ये बहुत अच्छी बात है कि आप इन चीजों पर विचार करते हो। यानी कि टेक इन टू अकाउंट का मतलब है कि आप इनको अमल में लेते हो। अमल में लेना यानी कि इन पर विचार करना, यानी कि टू कंसिडर इज कॉल्ड टू टेक इन टू अकाउंट। अगला बताएंगे टू टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब क्या हो सकता है बताओ भैया? टू चेस समवन, किसी का पीछा करना। टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस, दिखने में सेम सेम दिखना, बिल्कुल सही बात है, ये होता है। टेक आफ्टर का मतलब, ये फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है टू बी वेरी सिमिलर इन अपीयरेंस। जब दिखने में कोई चीज बिल्कुल सेम वैसी ही नजर आती है उसको हम लोग कहते हैं टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस, यानी कि टू टेक आफ्टर। ऑप्शन नंबर 20 का परफेक्ट आंसर होगा। फाउल प्ले का मतलब तो आप समझते हैं, देखो जब भी जब हम लोग खेल रहे होते हैं बचपन में, कोई भी गेम खेलते हैं तो वहां पे एक बड़ा आदमी आ जाता है जो ताकतवर होता है, मतलब बच्चों के बीच में बुजुर्ग बड़ा आदमी आ गया और उसमें ताकत, वो क्या करेगा, उसे बैट ले लेगा हाथ में। अगर उसको खिलाओगे नहीं तो बैट लेके भाग जाएगा, और खिलाओगे तो वो गलत बेईमानी करेगा, आउट भी हो जाएगा तो मानेगा नहीं, मुझे दोबारा खिला। यानी कि एक होता है ना बेईमानी भरा खेल, इसको फाउल प्ले कहते हैं, बोलते फाउल हो गया। अनफेयर और डिसऑनेस्ट बिहेवियर इज कॉल्ड फाउल प्ले। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑन द वेन का मतलब क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बताएंगे। ऑन द वे, ऑन द टॉप, ऑन द डिक्लाइन या फिर ऑन द राइज। ऑन द वेन का मतलब होता है पतन होना, इसका हिंदी में मीनिंग लिख लीजिएगा, पतन होना। अब पतन क्या होता है? जैसे कि आपने बहुत सारा नाम, पैसा, धन सब कुछ कमा लिया, अब आपके जो है आपके क्या बोलते हैं समझ में नहीं आ रहा, जो आपका बेटा है, बेटे का बेटा है, वो क्या करते हैं, वो बेकार नस्ल के आदमी निकल गए, जिसने मेहनत करी, उसने बहुत सारा पैसा, नाम सब कुछ कमा लिया, अब वो उसको बर्बाद कर रहे हैं। तो अब चीजें खराब होती हुई नजर आ रही हैं। तो जब खराब होती है तो उसको बोलते हैं ऑन द डिक्लाइन, यानी कि घटता हुआ क्रम जो होता है ना, पतन, उसको कहते हैं। ऑन द वेन का मतलब होता है पतन में होना। अगला बताओ 71 का आंसर। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। पापा बोलते बेटा पैसा पेड़ पर नहीं लगता, पैसा कमाना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है। यानी कि मनी इज हार्ड अर्नड एंड लिमिटेड। पैसा बहुत मुश्किल से कमता और बहुत कम है, ठीक है, ऐसा मत उड़ाओ पैसे को। तो ये होता है मनी डज नॉट ग्रो ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर नहीं उगता। अगला बताओ लाई लो का मतलब क्या होता है? धीरे से बोलना, है ना, धीरे से बोलना। अरे सुनना, उसने आज पता है क्या कहा, उसने आज, किसी से बोलना मत। जब आप ऐसे करके किसी से कुछ बताते, लाई लो मतलब धीरे धीरे, वो भी झूठ बोलना। ट्राई नॉट टू बी नोटिस्ड, आप कोशिश करते हैं कि आपको ना तो बोलते हुए ना कुछ एक्ट करते हुए कोई आपको देखे, आप ऐसी कोशिश करते, उसको बोलते लाई लो। ऑप्शन नंबर डी। डार्क हॉर्स क्या होता है? ये बहुत ये तो रिपीटेड है कम से कम 10 या 20 बार। डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स का मतलब होता है कि जैसे मान लो इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है तो 95% तक इंडिया के लोग तो श्योर हो जाते हैं भारत जीतेगा। अचानक से पासा पलट जाता है, भाई गेम है, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं कब विराट कोहली आउट हो जाए, कब ये रोहित शर्मा, केएल राहुल सब आउट हो जाए, तो गड़बड़ हो जाता है मामला। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, अचानक से जब पाकिस्तान जीत जाता है, जो पिछली बार हुआ था, है ना, वर्ल्ड कप में या किसी में हुआ था एक बार, वर्ल्ड कप तो नहीं जीते, फाइनल तो, लेकिन एक बार मतलब सेमी या फाइनल में या कहीं पे हार गए थे पाकिस्तान से। तो वो होता है एक अनएक्सपेक्टेड विनर, है ना, जिस व्यक्ति की उम्मीद ही नहीं थी कि जीत जाएगा पाकिस्तान जैसी टीम, उसको कहते हैं अनएक्सपेक्टेड विनर, डार्क हॉर्स। स्टोन्स थ्रो का मतलब तो एट अ स्टोन्स थ्रो है, ये एट अ स्टोन्स थ्रो कंप्लीट होता है, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस बोलते हैं, एट अ स्टोन्स थ्रो होता है, एट अ स्टोन्स थ्रो, ये कंप्लीट होता है, आधा लिख पाया है, स्टोन्स थ्रो। ये बहुत कॉमन है, ये 10-20 बार पूछा गया है, 10-20 बार, 1-2 बार नहीं, 10-20 बार पूछा गया है, ठीक है। एट अ स्टोन्स थ्रो मतलब अगर आप कोई भारी पत्थर फेंक दोगे तो कितनी दूर जा पाएगा, थोड़ी दूर जा पाएगा, है ना, तो उसी को कहते हैं एट अ स्टोन्स थ्रो, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो वॉइस वगैरह सब क्लियर है ना? हाँ, अगला बताओ, होल्ड द की का मतलब बताओ। होल्ड द की का मतलब क्या होता है? मैंने कहा भाई सुनो, ये मेरे घर की चाबी है, जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक आप इसको अपने पास रखना। इसका मतलब है कि आपने मेरे घर की जिम्मेदारी ले ली, आपने क्या कर लिया,
आपने मेरे घर की जिम्मेदारी ले ली। जब आप किसी भी चीज की जिम्मेदारी ले लेते हो, टू हैव कंट्रोल ऑफ समथिंग, यानी कि मेरे घर की जिम्मेदारी हो आपकी। अब आप चाहो तो उस ताले को खोल भी सकते हो, आप चाहो तो उसको लुटवा भी सकते हो, यानी कि आपके पास उसका कंट्रोल हो गया मेरे भैया, आपके पास उसका कंट्रोल हो गया। तो हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकता है, हैव कंट्रोल भी हो सकता है। माई फ्रेंड्स सक्सीडेड बिकॉज दे लेफ्ट नो स्टोन्स अनटर्न्ड। भाई कोई भी पॉसिबल प्रभाव, जो पॉसिबल प्रयास जो होता है उसको ना करना या करके दिखाना। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, देख ले क्या कर गया पट्टा, चलो इसको बाद में देखूंगा। जैसे मैंने कहा कि यार सुनो, मैंने अपने जीवन में सफलता पाने के लिए तो बोलते कि यार ये बंदा, हाँ ये बता रहा था कि जब मैं अपने जीवन में सफल हुआ तो मैंने अपने जीवन में सफल होने के लिए मेरे रास्ते में जितने भी परेशानियां आई, जितने भी पत्थर आए, उन सब को हटा दिया। ऐसा एक भी पत्थर नहीं छोड़ा जो मैंने अपने रास्ते से ना हटाया हो। यानी कि मेड वेरी पॉसिबल एफर्ट, मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट, मैंने हर संभव प्रयास किया। मैंने इस काम में सफलता पाने के लिए हर संभव प्रयास किया। मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। यू हैव पुट मी इन अ टाइट कॉर्नर। यार वेरी सिंपल क्वेश्चन। टाइट कॉर्नर आप मीनिंग से भी, अर्थ से भी इसका जो है क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। देखो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपको एक कॉर्नर में बिठा दिया जाए और उधर ही जगह कम है और ज्यादा लोग भर दें उसी कोने में, तो इसका मतलब है आपको एक ऐसे कॉर्नर में बिठा दिया है जिसमें ऑलरेडी सफोकेशन है, ऑलरेडी जगह नहीं है। यानी कि आप एक कठिन परिस्थिति में हो, एक डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, तो उसको बोलते हैं कठिन परिस्थिति में होना या डिफिकल्ट सिचुएशन में होना। निप इन द बड का मतलब क्या होता है, ये भी बहुत अच्छी सी बात है भैया। यानी कि निप इन द बड का मतलब होता है जो चीज अभी शुरू भी नहीं हुई है ढंग से और वो बर्बाद हो गई है। कई बार ऐसा होता है, चीजें शुरू भी नहीं हुई है, बर्बाद कर दिया। निप इन द बड मतलब शुरुआत में ही चीजों को बर्बाद कर देना। 10 दिन भी चीजें नहीं चल पाई लेकिन उनको बर्बाद पहले कर दो। टू डिस्ट्रॉय ई अर्ली मतलब चीजें शुरुआती दौर में ही खराब हो जाना, है ना। हाँ तो ये होता है निप इन द बड। ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कूल एज अ ककम्बर भैया, खीरे के जितना ठंडा होना मतलब काम एंड कंपोज्ड। आपको पता है कि लोग आंखों पे खीरा रख के सो जाते हैं जिससे उनको शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि खीरा ठंडा होता है ना। तो इसी को बोलते हैं कूल एज अ ककम्बर, मतलब होता है वेरी काम। जब कोई चीज बहुत ज्यादा शांत होती है, कोई पर्सन बहुत ज्यादा शांत होता है और कंपोज्ड होता है ठहराव के साथ, उसको बोलते हैं कूल एज अ ककम्बर। बोलते हैं कि यार धोनी इज अ कूल एज ककम्बर, धोनी एकदम कूल है, तो मिस्टर कूल भी उसको बोलते हैं इसीलिए। अ हेयर इन द बटर, भाई बटर में एक हेयर होने का मतलब समझते हैं, मुझे तो कुछ गड़बड़ है दया, कुछ गड़बड़ है। अ चैलेंजिंग सिचुएशन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? चैलेंजिंग सिचुएशन। अगर गले में फंस गया बाल तो भाई साहब लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो कभी भी ऐसा नहीं है कि हेयर का और बटर का इस वाले मीनिंग से कोई कनेक्शन हो, ऐसा तो है नहीं है। इनका जो मीनिंग होता है पूरी तरह से डिफरेंट होता है, इडियोमेटिक होना है मतलब पूरी तरह से डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि हेयर का कोई इससे मीनिंग कनेक्ट कर रहा है, नहीं, इसका बटर से कोई मीनिंग कनेक्ट कर रहा है, नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं है। इनका जो मीनिंग होता है वो अलग होता है, इनको कहते हैं इडियोमेटिक मीनिंग, बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग होना। यानी कि अ हेयर इन द बटर का मतलब होता है कि ऐसी सिचुएशन जो बहुत ही चैलेंजिंग है, इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। और इजी मनी, इजी मनी क्या होता है भैया? जैसे मैंने कहा कि यार तुम्हारे पास बहुत पैसा है यार, हमारे पास लाले पड़ रहे हैं रोटी खाने के, खाना पीना। अब वो उस व्यक्ति के पास बहुत पैसा है क्योंकि उसके पास हराम का आ रहा है, वो क्या करता है 20 रुपए लगाता है और उसको 20 लाख रुपए मिल जाते हैं। जुआ खेल रहा है, मतलब इजी मनी, पैसा अपने आप आ रहा है। अब पैसा अपने आप आ रहा है, बहुत ज्यादा उसको हार्डवर्क नहीं करना पड़ रहा, मतलब मेक मनी विदाउट मच एफर्ट, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बस सट्टा लगाओ पैसा कमाओ। मे बी एलिजिबल, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। इजी मनी मतलब ऐसा पैसा कमाना जिसमें ज्यादा परेशानी या संकट की बात ही नहीं है। बरी द हेडसेट, बहुत ही देखो दो इडियम होते हैं, एक तो बरी द हेडसेट, हेडसेट होता है, एक होता है टेक अप द हेडसेट, यानी कि हथियार उठा लेना और हथियार दफना देना। जब हथियार उठा लिए मतलब दुश्मनी खड़ी कर ली, हथियार दफना दिए मतलब आपने दुश्मनी खत्म कर दी। दो इडियम होते हैं अलग अलग। टू बरी द हेडसेट का मतलब होता है टू एंड अ क्वारल, ठीक है, टू एंड अ क्वारल। और एक होता है टू टेक अप द हेडसेट मतलब
टू इनिशिएट द आर्ग्यूमेंट, टू इनिशिएट द क्वारल, मतलब झगड़ा शुरू करना, झगड़ा मोल लेना। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। फाइट शाई ऑफ, टू फाइट शाई ऑफ का मतलब क्या होता है? अब दो तरह के लड़ने वाले व्यक्ति होते हैं, एक होता है समझदार व्यक्ति और एक होता है बेवकूफ आदमी जिसके पीछे कुछ भी नहीं है। अब जिसके पास कोई ताकत नहीं है उसको भी पता है कि मेरे घर वाले यहाँ आने वाले नहीं है, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, मेरा यहाँ पे कोई नहीं आने वाला मुझे बचाने के लिए, लेकिन वो आपको एट प्रेजेंट ऐसे धमकी देगा जैसे इसके पता नहीं पीछे कितना बड़ा बैकअप है। अरे तू मुझे जानता नहीं है मेरा पिताजी क्या है, तू जानता नहीं मेरे चाचा मेरे दोस्त, अभी फोन करके दिखाएगा, एक्टिंग करेगा झूठी, जबकि आपको भी पता है उसको भी पता है इसका कोई नहीं आने वाला। तो वो तो ऐसे उछलता है लड़ाई करते रहे। एक आदमी ऐसा व्यक्ति होता है जो चाहता है कि यार लड़ाई में कुछ नहीं रखा, बहुत लड़ाई लड़ ली, सबका ऑलरेडी नुकसान ही होता है, तो वो लड़ लड़ के थक गया है। हालांकि वो बहुत पावरफुल है लेकिन वो कोशिश करता है कि अवॉइड करे चीजों को। तो साय मतलब लड़ाई करते समय थोड़ा सा कंट्रोल में रखना अपने आप को, यानी कि ट्राई टू अवॉइड समथिंग, किसी चीज को अवॉइड करना, या फिर टू अटैक विदाउट वार्निंग, नहीं, ट्राई टू अवॉइड समथिंग मतलब एक तरीके से लड़ाई करते समय चीजों को अवॉइड करना कि जाने दो यार कुछ नहीं रखा इन बातों में, ठीक है। अगला बताएंगे कीप समवन्स एट आर्म्स लेंथ, भैया बिल्कुल सही बात है, ये तो अभी पढ़ के आए हैं। देखो बोलते हैं कुछ तरह के लोग होते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कुछ लोगों का एटीट्यूड इस तरह का होता है वो हर किसी को अपने मुंह नहीं लगाते, है ना, जो भी उनके पास आने की कोशिश करता है भाई जा यहां कुछ नहीं रखा। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है टू कीप समवन एट वंस आर्म्स लेंथ, यानी कि अपने आप को किसी व्यक्ति से किसी चीज से दूर रखना, ठीक है। अवॉइड बीइंग फ्रेंडली, हर किसी के साथ घुलना मिलना नहीं है उसको, मैं अकेला ही ठीक हूं, हर किसी के साथ ना घुलना मिलना, ये होता है अवॉइड बीइंग फ्रेंडली विद समवन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अ ग्रीन हॉर्न तो अभी पढ़ के आए हैं भैया, एक ऐसा व्यक्ति जो इनएक्सपीरियंस है, 3 बार रिपीट तो यही क्लास में ही हो गया, ठीक है। अब वो अलग अलग शिफ्ट में पूछा जाता है इसलिए रिपीट हो जाता है, ये मत सोचना कि मैंने यहाँ पर 2 बार लिख दिया इसलिए, ऐसा नहीं है। अलग अलग शिफ्ट में 2022 के सीजल एग्जाम में अलग शिफ्ट में पूछा गया है तो वो क्वेश्चन उसमें आ जाते हैं, हालांकि रिपीट तो है ही है बट फिर भी उसको गलत मत लेना क्योंकि वो अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया है ना। अगला क्वेश्चन बताएंगे, स्टिकी फिंगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। स्टिकी फिंगर एक बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट इडियम है, आप लोगों ने शायद अपने घर बार अपने आसपास देखा होगा, कॉलोनी मोहल्ले में एक कोई बच्चा होता है हरामी टाइप का, वो क्या करता है जब भी किसी के घर जाता है वो कुछ ना कुछ चोरी करके ले आता है, और उसको ऐसी चोरी करने की आदत हो जाती है कि वो जहां भी जाएगा उसके हाथ रहेंगे नहीं, वो कोशिश करेगा कितना भी सुधार लो उसको, कोशिश करेगा कुछ ना कुछ चोरी कर लो। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो चोरी करने का आदी सा हो जाता है। एन इंक्लिनेशन टू स्टील मतलब उसका इरादा, उसका सोच है ना, उसके सोच उसके इरादे सिर्फ ऐसे हैं कि चोरी कर लो यहां से, उसको कहते हैं स्टिकी फिंगर। मतलब उसकी जो हाथ हैं वो हाथ शांत नहीं रहते। बोलते यार तेरे हाथ शांत नहीं रहते क्या है, कुछ ना कुछ चोरी करने का सब मतलब जो है करता रहता है। ये होल्ड वाटर अभी पढ़ के आए हम लोग, थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था। टू बी वैलिड और रीजनेबल, जब कोई चीज बहुत ज्यादा वैलिड और रीजनेबल होती है, तार्किक होती है, उसको हम लोग कहते हैं होल्ड वाटर, ठीक है। क्या बोलते हैं, होल्ड वाटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। प्ले विद फायर का मतलब जानते हो, आग के साथ खेलना। अब आग के साथ खेलने वाला व्यक्ति कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा रिस्की है यानी कि आग से खेल रहा है। टू बी करेजियस, टू स्प्रेड नॉलेज, टू डू समथिंग डेंजरस, ये हो जाएगा किसी भी डेंजरस या रिस्की काम को करना। ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट, अपने बारे में ही बखेरना, अपनी बातें करना। बोस्ट अबाउट योर सेल्फ, बोस्ट अबाउट वंस ओवन क्वालिटी, सिर्फ अपने बारे में बताता रहता है कि देखो मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, है ना। ऐसे लोगों को कहा जाता है ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट, बोस्ट अबाउट वंस ओवन क्वालिटी, ठीक है। अ स्नेक इन द ग्रास क्या होता है, कौन बताएगा। अ स्नेक इन द ग्रास क्या होता है, अ सडन डेथ, अ गुड फॉर्च्यून, हिडन एनिमी। भाई घास में छिपा हुआ सांप समझते हो, ऐसा आदमी, ऐसा दुश्मन जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आपके ही पैरों तले है, ठीक है, आपके ही आसपास है। स्मूथ सेलिंग, बोलते कि यार लाइफ इज लाइक अ स्मूथ सेलिंग, मेरा जीवन तो एकदम बहुत ही स्मूथ चल रहा है। जब लाइफ बहुत ही स्मूथ चल रही हो, जब खाना पीना अच्छा हो रहा हो, बहुत सारे दोस्त हों, बहुत सारे भाव मिल रहे हो, अच्छा समय हो, कभी जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि समय है ये किसी का सगा नहीं है, कब बदल जाएगा कुछ पता नहीं है।
समझ गए? तो स्मूथ सेलिंग का मतलब है कि जब कोई चीज बहुत ही आसान चल रही होती है, इजी प्रोग्रेस कह सकते हो, इजी प्रोग्रेस कह सकते हो, इजी प्रोग्रेस। ठीक है। ऑन पर्पस क्या होता है? ऑन पर्पस बहुत, ये फ्रेज है, ये ईडियम नहीं है, फ्रेज है। इसका मीनिंग मैंने कई बार आप लोगों को बताया भी है क्लासेस में भी। ऑन पर्पस का मतलब होता है कि जब आप किसी भी काम को करते हैं पर्सनल इंटेंशनली, मतलब पर्सनल आपके इंटेंशन है उस काम को करने के, कि मैं खुद चाहता हूं इस काम को करना, दैट इज कॉल्ड ऑन पर्पस। इंटेंशनली कह सकते हो, जब आप किसी काम को इंटेंशनली करते हो, है ना। इंटेंशनली का मतलब होता है इरादे से, आपका इस काम को करने का इरादा है। ठीक है। हाँ, ये भी बहुत सिंपल है। ईट लाइक अ हॉर्स, ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब क्या होता है? देखो, ईटिंग एक्सेसिवली, ज्यादा खाना, वेरी गुड, यही है इसका मीनिंग, आगे तक हम बढ़े ही नहीं। ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब होता है ये बंदा जो मेरा दोस्त है ना, ये बिल्कुल एक तरीके से गधे की तरह खाता है, घोड़े की तरह, मतलब बोले सांड की तरह खाता है, मतलब इसको कितना भी जानवर है एक तरीके से, जितना भी खिलाओ कम है। तो ईटिंग एक्सेसिवली मतलब बहुत ज्यादा खाना खाना होता है, उसको बोलते हैं ईट लाइक अ हॉर्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ना ही नहीं है, अगला क्वेश्चन बताओ। पे हीड टू, ये थोड़ा ऐसा फ्रेज है जो आपने शायद पहली बार सुना हो कुछ लोगों ने, तो और कुछ लोगों ने पहली बार सुना है, तो कुछ लोगों ने काफी लंबे समय के बाद सुना है। ठीक है। तो इसका आंसर कौन बताएगा? पे हीड टू। पे हीड टू का मतलब होता है जैसे पे अटेंशन टू होता है ना, पे अटेंशन टू वही होता है पे हीड टू, यानी कि लिसन केयरफुली विद अटेंशन। बोलते कि यार पे अटेंशन टू मी, मेरी तरफ अटेंशन दो, मतलब मेरी तरफ ध्यान दो, इधर उधर की बातें मत करो। तो लिसन केयरफुली विद अटेंशन, ऑप्शन नंबर 20 का परफेक्ट आंसर होगा। बैकआउट क्या होता है बताओ? बैकआउट अच्छा फ्रेज है। बैकआउट का मतलब होता है पीछे की तरफ लौटना, अपने आप को बाहर निकालना, खींचना होता है। रिट्रीट कहते हैं, टू विथड्रॉ कहते हैं। ठीक है, अपने आप को पीछे खींचना, टू विथड्रॉन, विथड्रॉन मतलब विथड्रॉ मतलब बाहर खींचना। ठीक है, अपने आप को पीछे खींचना, रिट्रीट करना। एक होता है हैव अ चेंज ऑफ हार्ट, हैव अ चेंज ऑफ हार्ट मतलब अंडरगो अ सर्जरी। हैव अ चेंज ऑफ हार्ट का मतलब सर्जरी से तो कोई रिलेटेड है ही नहीं है, इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं। ये होता है चेंज वंस ओपिनियन, मतलब आपका जो दिल है ना वो बार बार बदल रहा है। इसका मतलब है कि अभी मेरा दिल कर रहा है कि चलो मनाली चलते हैं, थोड़ी देर बाद सुबह तक बोला कि नहीं यार गोवा चलते हैं, गोवा बेस्ट जगह। इसका मतलब इसका मन जो है ना बार बार बदल रहा है। तो हैव अ चेंज ऑफ हार्ट का मतलब होता है चेंज वंस ओपिनियन, आप अपने ओपिनियन जो है बार बार बदल रहे हो, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। हिट अ ब्रिक वॉल मतलब एक ईंटों से बनी दीवार को हिट करने का मतलब क्या होता है? अगर मान लो आपसे कहूं कि आप इस पत्थर, ये किले की दीवार में मुक्का मार मार के इसको तोड़ दे और ये किला तेरा हो जाएगा, इसका मतलब एक ऐसे एफर्ट में जान लगाना या ऐसे एफर्ट लगाना जिसमें कोई भी प्रोग्रेस आगे पॉसिबल है ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हाथ से आप दीवार को तोड़ दो। तो हिट अ ब्रिक वॉल का मतलब होता है नॉट एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी काम में सफलता नहीं पा सकता इस तरह का काम करके। ठीक है। टू सिट ऑन द फेंस अभी अभी पढ़ के आए हैं। अवॉइड टेकिंग साइड्स मतलब साइड्स नहीं ले सकता क्योंकि वो कर ही नहीं सकता। सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है बीच में रहना, यानी कि कंफ्यूज्ड रहना। वो खुद से एक डिसीजन नहीं ले सकता प्रॉपर कि मुझे करना क्या चाहिए। ठीक है, तो अवॉइड टेकिंग साइड्स। फीस्ट वंस आइज ऑन, भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है। फीस्ट वंस आइज ऑन बोलते हैं कि यार चलो जैसे चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है ना, या फिर ये आदित्य L1 जो है लॉन्च हुआ, तो सब लोग क्या कर रहे हैं उस पर नजरें गड़ाए हुए, देखें क्या कब लॉन्च होगा। यानी कि गेज का मतलब होता है स्टेयर करना, घूरना। एट टू समथिंग विद प्लेजर, किसी भी चीज की तरफ बड़ी मुस्कुराहट के साथ घूरना, है ना। ऐसे करके हम देख रहे होते हैं, हाय अरे कुछ खाने पीने की भी चीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यार, है ना। तो किसी भी चीज की तरफ बड़े प्यार से प्लेजर के साथ उसकी तरफ घूरना उसको। एक लास्ट क्वेश्चन है आज की इस बहुत ही शानदार क्लास का, आखिरी सवाल है आपका। कोल्ड कंफर्ट, कोल्ड कंफर्ट का मतलब, कोल्ड का मतलब होता है कम और कंफर्ट का मतलब होता है फैसिलिटी, आप कह सकते हो। जब आपके जीवन में कोल्ड कंफर्ट होगा यानी कि आप किसी भी चीज से पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होगी, तब आपसे कहा जाएगा यू आर ऑन कोल्ड, यू हैव कोल्ड कंफर्ट, यानी कि वेरी लिटिल सेटिस्फेक्शन, वेरी सूदिंग नहीं, वेरी लिटिल सेटिस्फेक्शन। अब आपकी लाइफ में जो है बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं है।
तो ये एक बहुत ही शानदार क्लास थी जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम से पहले ये क्लास जरूर देख के जाइएगा, और ये सटीक कंटेंट से भरी क्लास है। मैं आपको बार बार चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के वाली बात बोल रहा हूं। हाईली एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट से निर्मित मिठाइयां नहीं, निर्मित क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे। ये कितने क्वेश्चंस आ गए भाई, इसमें कितने क्वेश्चंस हैं ऐसे? 101 क्वेश्चन है कि 100? बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, 2 है। एक कैट्स पाव भी है। कैट्स पाव का आंसर क्या हो सकता है बताओ सोच के? अ पर्सन यूज्ड एज अ टूल बाय अनदर, सही है। कैट्स पाव का मतलब ये होता है इसमें, अ पर्सन यूज्ड एज अ टूल, है ना, एक व्यक्ति को एक साधन के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, उसको कैट्स पाव कहते हैं। ये है। एक है इन द टाइमलाइट। तो टाइमलाइट का मतलब क्या होता है? टाइमलाइट मतलब जिसको सब लोग निहारते हैं, सब लोग देखते हैं, सबकी नजर जिस पे पड़ती है। जैसे कि बुर्ज खलीफा जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप कह सकते हैं। द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मतलब जिस पे सबकी नजर जाती है। बस 102 ही है ना, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा थे, मैंने 100 लिखे थे लेकिन 100 से भी ज्यादा है। तो जाते जाते कुछ बातें और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओपन स्टडी गुरुकुल हमारा चलता है दिल्ली में। गर्ल्स के लिए अलग सेपरेट गुरुकुल है, बॉयज के लिए अलग है, जहां पर आपको हॉस्टल, क्लासेस, लाइब्रेरी, खाना, वाईफाई, है ना, और एक प्रॉपर स्टडी रूटीन, अंडर गाइडेंस आपको पढ़ाई करने का मौका मिलता है। टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं उनकी गाइडेंस भी आपको मिलती है, आप उनसे डाउट्स भी ले सकते हैं। और ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं जिनको आप कॉल मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको गर्ल्स गुरुकुल का वीडियो देखना है तो अभी मैंने अपलोड कर रखा है, चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आप लोग घर से पढ़ाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन बैच ले सकते हैं। ओपन स्टडी एप्लीकेशन हमारा आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको लाइव बैच लेना है तो इंग्लिश का फाउंडेशन बैच ज्वाइन करिए। फाउंडेशन बैच का मतलब होता है आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, आपके एग्जाम में जो इंग्लिश आती है वो कंप्लीटली इसमें कवर कराई जाती है। 100 से 150 क्लास, मतलब 100-150 क्लास, कम से कम 140 से 150 क्लास तो इसमें ग्रामर की होती है टोटल। फिर इसमें कम से कम 100 क्लास, 60 क्लास, 70 क्लास आपकी वोकैबुलरी की भी मिलती हैं। कॉम्प्रिहेंशन की स्ट्रेटेजी और क्लासेस में मिल जाती हैं आपको। और अगर यही क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहते हो सारी क्लासेस एक साथ, तो आपको रिकॉर्डेड बैच भी मिल जाता है। ओपन स्टडी एप्लीकेशन, सारे बैचेस की लाइफ टाइम वैलिडिटी है। मैथ्स का भी नया बैच स्टार्ट हो चुका है। मोहित सर का बैच है, आप डेमो क्लासेस ले सकते हैं वहां पे। अभी नया बैच स्टार्ट हुआ है, टॉपर्स बैच नाम है, मैथ्स स्पेशल, जिसमें आप एसएससी का कोई भी एग्जाम या अदर स्टेट एग्जाम में भी पूरी तरह से कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, शुक्रिया। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है दोनों, जहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, लाइक वाइक करके आप लोग रख लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।